नमस्कार। आज रविवार को आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत। आज हम आप लोगों से मिलवाने जा रहे हैं एसएनए अवॉर्डीज़, थिएटर डायरेक्टर और बीएनए के हमारे फॉर्मर डायरेक्टर और जिनसे मैंने भी डायरेक्शन सीखा है सर से, जब मैं बीएनए में स्टूडेंट था। बहुत कुछ मैंने भी सर से जाना है। तो आज हमने सर से रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ आएँ, हम आपके साथ बात करें। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, औरों को भी सीखने को मिले सर, क्योंकि सर के पास एक पूरा इतिहास है। जब उन्होंने थिएटर शुरू किया और आज जिस तरह का थिएटर होता है, उसमें बहुत सारे चेंजेज़ आए। तो सर से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। अगर किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, तो बीच में पूछ सकता है सर से। तो मैं सर को बुलाता हूँ, सूर्यमोहन कुशरेश जी को। सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार। और कैसे हो गोविंद? बढ़िया सर, मैं बढ़िया हूँ सर। बढ़िया। सर थैंक यू सर, आपके साथ बात करने का मुझे मौका मिला सर। नहीं नहीं, अच्छा लगेगा। बातचीत कर तो होनी चाहिए हम लोगों के बीच में, और वो बातचीत लोगों तक भी पहुंचे तो और अच्छी बात है। इस तरह का जो तुमने ये फॉर्मेट जो शुरू किया है, लोगों से बातचीत करके फेसबुक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, ये जी। अच्छा है। बहुत बहुत अच्छा है। कम से कम इस कोरोना पीरियड में जब और कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बहाने लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिले तो ये समय का सदुपयोग है। जी सर। सर तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि आपने किस तरह से थिएटर शुरू किया और जब आपने शुरू किया तो उस समय की स्थितियाँ क्या थी? उस समय थिएटर कैसे हो रहा था? और आप थिएटर में कैसे आए? मतलब किस तरह से सोचा आपने थिएटर में आने के लिए? ये बड़ी अजीब सी बात है कि जी। मैंने अब सोचता हूँ कि जो मैं उस वक्त करता था, जी। जबकि मुझे पता भी नहीं था कि थिएटर नाम की कोई चीज होती है, तो मुझे जी। लगता है कि मैंने तो थिएटर का आविष्कार किया था अपने से। अच्छा, तो थिएटर कैसे हुआ? कुछ थिएटर जैसी कोई चीज होती है ये पता ही नहीं था। जी। आ, इससे ये समझा जा सकता है, हम आज की तारीख में कहते हैं कि लोग दर्शक नहीं है, लोगों को थिएटर की अवेयरनेस नहीं है, लेकिन उस वक्त में अगर लोगों को, हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी को पता ही नहीं था कि थिएटर नाम की कोई चीज होती है, और मतलब सचमुच में लोग नाटक करते हैं, और बाकी जो उन लोगों ने नौटंकी या ये सब कुछ देखा हुआ था उससे तो दूर कर ही दिया गया था लोगों को कि नहीं। बचपन में हमारे यहाँ लखनऊ में परंपरा है जन्माष्टमी। जी। जन्माष्टमी में झांकियां सजाते हैं लोग, कृष्ण और राधा और ये सब बन के अपने अपने घरों में सज के खड़े हो जाते हैं, और भीड़ आती है, लोग देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे घर में फिर देखते हैं, तीसरे घर में देखते हैं, जहां जहां सज रही होती है। तो मैं उदयगंज मोहल्ले में रहता था, तो जी। वहां पर भी बहुत छोटा सा घर था, जिसको हम ड्राइंग रूम कहते हैं। वो 8x8 का कमरा था, जी। उसका दरवाजा गली में खुलता था, और उसमें हम लोग सज के खड़े होते थे। हम भाई बहन सब लोग जो है अलग अलग पोज में, घर से जो सामान मटेरियल मेकअप का और कॉस्ट्यूम का मिल गया या किसी दुकान से ले आए, तो सच के खड़े होते थे। तो एक दिन ये दिमाग में आया कि खड़े खड़े बोर हो जाते हैं, तो अपने बड़े भाई साहब और बहन हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऐसा है कि हम लोग कुछ करा भी करेंगे। हमारे घर में जी। ट्रांजिस्टर नहीं था, हमने न रेडियो प्ले कभी सुने थे, ना स्कूल, जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां उस स्कूल में कोई नाटक जैसी नाम की कोई चीज होती थी, तो पता नहीं था कि नाटक भी कुछ होता है। तो हम लोगों ने पहला नरोत्तम दास की कविता हमारे कोर्स में चला करती थी, शीश पगा न जगा तन पर। जी सर। तो ये हुआ कि हम ये कविता बोली जाएगी और आप आएंगे, मतलब ये चलना फिरना, उसमें खड़े खड़े बोर हो जाते हैं तो चलना फिरना शुरू करें। तो इस जी तरीके सर। से हमने जन्माष्टमी में हम लोगों ने चल फिर के वो आए, उनके पैर में, भाई साहब सुदामा बने थे, तो एकदम उनके पैर में कांटा चुभता, तो लाल रंग की एक शीशी, जो दवा की शीशी आती थी, उसमें लाल रंग भर के दे दिया था, और अपने हाथ से ही वो अपने पैर पे यूं टपका देते थे, फिर कहते ऐसा चलते हुए। तो इस तरह से जी सर। नाटक शुरू किया। फिर बाद में घर में ट्रांजिस्टर आ गया, तो हवा महल हम लोगों ने, जी। हवा महल ट्रांजिस्टर पे जो सुनते थे, तो हवा महल को सुन के, वो स्क्रिप्ट याद करके, और हम भाई बहन अपने घर के बरामदे में हम लोग उस हवा महल को
कर देते थे। लेकिन जो कर रहे हैं ये कोई नाटक है, कोई विधा है, ऐसा कुछ मालूम नहीं था। तो वो उसको हवा महल करते थे। फिर बच्चों के किसी मोहल्ले में किसी बच्चे की बर्थडे हुई तो हम लोगों को बुलाया जाता था कि हमारे घर में, हमारे वरांडे में भी आके करो। तो 12 बच्चे बर्थडे वाले इकट्ठा होते थे, उनके सामने हम लोग इस तरह से कर देते। उसके बाद जब हम ये इंटरमीडिएट तक में थे तब तक ये सिलसिला चला। और इंटरमीडिएट में रामलीला हमने देखी थी। जब हम लोग इंटर में आए थे तब रामलीला, वहाँ कुमाऊं परिषद की रामलीला होती थी, बहुत अच्छी रामलीला होती थी। वो रामलीला हम लोग देखने जाया करते थे, वो देखी थी। लेकिन रामलीला रामलीला होती है, इसको ये नाटक है, ये रंगमंच है, ये कुछ पता नहीं था। चारबाग स्टेशन के पास रविंद्रालय, हम लोग जब बाहर से गुजरते थे तो लगता था ये कोई बड़े आदमियों की जगह है। शीशे का पैनल पूरा बाहर वो पेंट लगा था, अंदर घुसने की हिम्मत नहीं होती थी, अंदर क्या होता है पता नहीं था। उसके बाद फिर बड़े हो गए, LIC में जॉब करने लगे। उसके बाद एक दिन एक हमारा दोस्त सिद्धार्थ पगरासी मिला, कहा गुरु अब हम लोगों ने जो है हम नाटक करने लगे हैं। हमको लगा पागल है क्या, इतना बड़ा हो गया अभी तक नाटक कर रहा है। हम तो मतलब बच्चे लोग करते थे नाटक जी। तो हम हंस में टाल दिया। फिर थोड़े दिन पहला के गुरु हमने लोगों ने उस वक्त रंजीत कपूर जो है और हरिमोहन सैमसन, इन लोगों ने मिलके एक लखनऊ में मेघदूत नाम से एक संस्था बनाई थी। तो बोला हम लोगों ने गुरु अब तो हम लोगों ने अपनी संस्था बना ली है। तो हमको लगा चल के देखा जाए जरा क्या करते हैं। मतलब नाटक जैसे कोर्स में नाटक, हाई स्कूल और इंटर में कोर्स में एक चतुर्युग किताब चलती थी, उसमें राम कुमार वर्मा और सेठ गोविंदास, इन लोगों के नाटक थे कोर्स में। लेकिन वो नाटक मंच पे खेले जाते हैं ये पता नहीं था, लगता था कि पढ़ने के लिए और इम्तिहान में लिख के नंबर लाने के लिए बस ये नाटक है, इसके आगे की कोई जानकारी नहीं जी। बहरहाल उसका फिर जब गए पहली बार तो अच्छा सा लगा। रंजीत कपूर उस वक्त फर्स्ट ईयर में थे और छुट्टियों में आके और रसगंधर्व का प्रोडक्शन कर रहे थे। पहला प्रोडक्शन मेघदूत का रसगंधर्व था। तो तब वहां उसके रिहर्सल में जाना शुरू किया। फिर रविंद्रालय के अंदर जब घुसने को मिला और ग्रीन रूम तक पहुंच बनी तो फिर अंदर ऐसे चौड़े होकर घूम रहे थे कि अरे ये तो बड़ी एकदम दूसरी दुनिया है। लोग स्टेज पे होते हैं, ऑडियंस होती है, नाटक ये इस तरह का दिखाया जाता है। धीरे धीरे फिर उसके बाद समझ में आने लगा कि ये तो बड़ी गंभीर विधा है और बड़ी कला है, इसमें बहुत कुछ सीखने को है। तो फिर धीरे धीरे पढ़ने में, साहित्य पढ़ने की रुचि पहले से। और हमने जयशंकर प्रसाद के नाटक और भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटक, ये नाटक पढ़ रखे थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये करने के लिए होते हैं, ये कोई खेलता होगा, इसमें कोई अभिनय करता होगा। पढ़ने में अच्छा लगता था, पढ़ लेते थे बस, इस तरह का। तो मतलब ये बात इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम आज की तारीख में भी हम इस गलतफहमी में ना रहें। एक बहुत बड़ा तबका आज भी मौजूद है जिसे पता ही नहीं कि रंगमंच नाम की कोई चीज होती है। हमारा कनेक्ट इतना खत्म हो चुका है, इतना मतलब कभी कनेक्ट बना ही नहीं आम लोगों से, हमारा रंगमंच का कनेक्ट नहीं बना। तो बहुत सारे लोग, हमारी बहन, हमारे जिया जी दिल्ली में रहते थे, उनको पता नहीं था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम की कोई चीज है, जबकि वो इंजीनियर थे। जी, तो हम लोग ये सोचे कि पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल थिएटर में आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर जिन्होंने जिंदगी में कभी थिएटर देखा नहीं होगा, ऐसे आपको मिलेंगे। तो अभी हमारा कनेक्ट बनने की जरूरत है। हाँ, मतलब अभी भी कनेक्शन चाहिए, अभी भी वो दिक्कतें हैं। बिल्कुल। हाँ, ये तो हम भी फील करते हैं। जब भारंगम होता है, भारंगम एक जगह सीमित रह जाता है। दिल्ली में जितनी जगह उसको फैलना चाहिए, मतलब दिल्ली में तो कम से कम फैले, तो उस लेवल पे अभी भी उस तरह से फैलता नहीं है वो, कि मतलब दिल्ली के हर कोने में लोगों को पता चले कि यहाँ कुछ हो रहा है। तो वो सिर्फ मंडी हाउस का ही बन के रह जाता है। ये तो सच है सर। तो सर जब आप, हाँ जी सर। हाँ, बस तो उसके बाद फिर जब लगा कि ये तो गंभीर विधा है, इत्तेफाक ये हुआ कि उसी वक्त वहां भारतीय नाट्य अकेडमी ने 74 से शुरू किया था थिएटर। मेघदूत 74 में बनी थी। और उसके बाद उसमें खुशकिस्मती ये रही कि उस वक्त शुरू में ही ऐसे लोगों के साथ जुड़ाव हो गया कि आज सोचते हैं कि शायद यही वजह है कि जिसने मुझको एक ग्रोथ और एक और आगे जानने समझने के लिए जो उत्सुकता पैदा करी। हमारी संस्था के प्रेसिडेंट थे
जो आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल, इंटरनेशनल फेम के पेंटर आर्टिस्ट रणवीर सिंह बिष्ट। हमारी संस्था के में एडवाइजर जो चलाते थे वो थे कृष्ण नारायण कक्कड़। हरि मोहन सैमसन खुद बड़े पेंटर थे, आर्ट्स कॉलेज से पढ़े हुए। रंजीत कपूर, उसके बाद भानु भारती, देवेंद्र राज अंकुर, तो ये लोग, इन लोगों के साथ तो रंगमंच की हमारी शुरुआत हो रही है कि इन लोगों के साथ जो है तो लगा कि ये तो, हालांकि ये लोग भी उस वक्त बिल्कुल यंग थे, उनका भी बिल्कुल शुरुआती दौर था, लेकिन फिर भी जो इनकी समझ बन रही थी, जो इनके अंदर जो कीड़े थे रंगमंच के समझने के, क्रिएटिविटी के, वो सब हम लोगों के अंदर भी जुड़ने लगे। और इत्तेफाक से भारतीय नाट्य अकेडमी 1976 में यहाँ खुल गई, तो पहले बैच में ही वहाँ फिर एडमिशन ले लिया। अब भारतीय नाट्य अकेडमी यहाँ जो खुली थी, आज जो भारतीय नाट्य अकेडमी है इसके पास अपनी बहुत अच्छी बिल्डिंग है और बहुत सब लाइट्स हैं, सब संसाधन है। उस वक्त जब भारतीय नाट्य अकेडमी खुली थी तो रविंद्रालय में, उसमें भारतीय नाट्य केंद्र कहलाता था, तो रविंद्रालय में मिनी रविंद्रालय जो था उसमें हम लोगों के क्लासेस होते थे, और वो भी तब जब उसकी कोई बुकिंग नहीं होती थी। उस मिनी रविंद्रालय की जिस दिन बुकिंग होती थी उस दिन हम लोग लॉबी में हमारे क्लासेस होते थे। हमारे क्लासेस जो है वो राममूर्ति जैसे आदमी जो है, जो हम लोगों को सेट डिजाइनिंग और लाइटिंग के लिए पढ़ाने के लिए आए थे, तो रविंद्रालय की जो सीढ़ियां थी, अलग अलग सीढ़ियों पे लोग बैठे थे और ऊपर जो है लॉबी में वो खड़े होते थे, और वहां से इस तरह से हम लोगों के क्लासेस, टॉयलेट के सामने बैठ के वहीं जहां जगह मिली वहां क्लास हो गए। फर्नीचर नाम की कोई चीज नहीं थी। टाइपराइटर राज बिसारिया जी अपने घर से ले आए थे, और एक लकड़ी की जो होता है ना, जो पेटी पैकिंग वाली पेटियां होती हैं, उस पेटी के ऊपर टाइपराइटर रखा हुआ था। इस तरह से तो दफ्तर था भारतीय नाट्य अकेडमी का, कोई संसाधन नहीं। लेकिन जो क्लास होते थे, और फिर कहने को पार्ट टाइम कोर्स था कि 5 बजे से शुरू होता था, लेकिन फिर वो काम हम लोग करेंगे 2 बजे तक, रात तक करेंगे या कितने बजे तक रात करेंगे, और कोई होली दिवाली नहीं, कोई संडे सैटरडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं। तो एक साल के अंदर जो है, तो वो उसने सबसे बड़ा काम ये किया कि मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो आपको कुछ नहीं सिखाता। आपको इंस्टीट्यूट क्या करता है कि आपकी आंखें खोल देता है जी, और आपकी जब आंखें खोल, मतलब वो ये काम करता है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का या किसी भी टीचर का, कि वो आपकी आंखें खोल दे। फिर जब आंखें खोलने लगती है और आप इधर उधर ढूंढना शुरू करते हैं और चीजों को, एक आपके अंदर एक नजरिया पैदा होता है, एक भूख पैदा होती है, और ज्यादा समझने की और ज्यादा जानने की इच्छा पैदा होती है, बस। तो उससे आपकी फिर ग्रोथ डे बाय डे उसकी आपकी ग्रोथ चली जाती है। तो इसीलिए वही इंस्टीट्यूट से निकले हुए बहुत सारे लोग जो है, अब ये हुआ कि चाहे वो एनएसडी हो या भारतीय नाट्य अकेडमी हो, वहां से निकले हुए सारे स्टूडेंट्स तो एक जैसे नहीं होते हैं, सब बिल्कुल अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग स्तर पे उनके अंदर रचनात्मकता होती है, क्योंकि वो आपको नजरिया दे रहा है, वो उसका आप नहीं देखो तो ना देखो। जी जी सर, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब जैसे, मतलब मेरे साथ तो हुआ कि मेरे घर वाले कहते थे थिएटर कर रहा है, डांस कर रहा है, कि मतलब इससे क्या होगा। तो आपके समय में तो और दिक्कतें होती होंगी कि घर वाले नहीं का प्रेशर होता होगा कि, एक्चुअली ये प्रेशर हम पहले झेल चुके थे। वो पहले प्रेशर इस तरह का था कि हमारे जो परिवार में अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी, तो इसलिए हम एमएससी कर रहे थे जियोलॉजी में जी, और एमएससी कर रहे थे, लेकिन एमएससी से पहले हमको एलआईसी में जॉब मिल गया, तो हमने को ये हुआ कि नहीं, एमएससी छोड़ दो उसको और एलआईसी में जॉब कर लो। उस वक्त उम्र थी हमारी 18 साल, बस जस्ट नौकरी करने लायक हुए थे। तो तब ये हुआ कि उसको छोड़ दो, तो तब हमने जो है वो एमएससी छोड़ के एलआईसी में जॉब कर लिया था। ये सन 72 की बात है, और थिएटर हमने 74 में शुरू किया उस वक्त हम। लेकिन अब ये था कि जॉब तो कर लिया था, लेकिन घर वाले पिताजी जो थे उनकी इच्छा ये थी कि ये
LIC की तो एक मिनिमम हो गया कि अब रोजी रोटी चलने लायक हो गया, कुछ ना कुछ घर का सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन उनकी भी इच्छा थी कि हम IAS में बैठे हैं और ये करें और वो करें, तो उस तरह के कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करें। उस बीच में हमने थिएटर शुरू कर दिया। तो इसको लेके जरूर जो था कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है, इसमें क्या रखा है, इसमें तो कुछ मिलना नहीं है, और ये तो मतलब क्या लगता है, उनको लगता था ये बर्बाद हो गया लड़का, आवारा निकल गया, आवारा निकल गया। तो ये तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जो ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिलीज होती थी, उसमें शाम को नौकरी करने के बाद 5 बजे खत्म होने के बाद, दफ्तर खत्म होने के बाद घर आना, और अगर थिएटर आप कर रहे हैं तो आपको 10-11 तो बजेंगे ही बजेंगे। तो इसको लेके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, कहाँ रहता, मतलब अब विश्वास नहीं होता था कहाँ रहता है, क्या करता होगा, मतलब एक अविश्वास। तो उस तरह की बहुत सारी दिक्कतें थी जो रोक थी। लेकिन धीरे धीरे जब एक ये विश्वास हो गया, चूंकि हमारे फादर भी मतलब उस जमाने के MA हिंदी थे, और उन्हीं की किताबों से, जयशंकर प्रसाद और ये सब हमने उन्हीं की किताबों से पढ़ा था, जो उनकी बुक पुरानी रखी थी, उन्हीं से पढ़ा था। और इसके अलावा उनकी रुचि संस्कृत में भी थी कि मतलब हम जब नौकरी कर रहे थे उस वक्त वो यहाँ एक संस्कृत के कोर्सेज थे, वो कर रहे थे, अष्टाध्यायी वगैरह सब जो है वो संस्कृत ग्रामर का कोर्स कर रहे थे। तो इसलिए वो कला के और उसके महत्व को समझते थे। जब उनको विश्वास हो गया कि नहीं ये सही जगह जा रहा है, फिर बहुत खुश होते थे। जब नाटक उन्होंने पहली बार देख लिया मंचित होते हुए, फिर खुश होते थे। तो ये आज भी एक्चुअली है क्या कि पेरेंट्स की इच्छा होती है कि बच्चे का भविष्य सिक्योर हो जाए, और उनको मालूम है कि ये फील्ड ऐसी है जिसमें आप कहीं पहुंच भी सकते हैं और कहीं भी ना पहुंचे, ये भी संभव है कि आपको दोनों चीज, तो ये जो एक्सट्रीम है, और वो जो है वो बच्चों के लिए पेरेंट्स सुरक्षित रास्ता ढूंढते हैं, हमेशा ढूंढते हैं, और ये पेरेंट्स का स्वभाव होता है, हमेशा से रहता है कि बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य देने की वो कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स और कुछ लीक से अलग हटके कोई भी आदमी करने लगता है, चाहे घर का बच्चा जब पॉलिटिक्स में जाने लगे तब भी पेरेंट्स मना करेंगे, थिएटर में जाएगा तो भी मना करेंगे, कवि बनेगा तो भी उनको लगेगा गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि लीक से हटना। लेकिन मेरा हमेशा ही मानना है, और आज भी जो लोग थिएटर में आ रहे हैं उनको विद्रोह तो करना पड़ेगा, बिना विद्रोह करे वो थिएटर में, मतलब घर वाले भी खुश रहे। रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता एक बहुत अच्छी बात कहते थे, मुझे वो बात दिमाग में बैठ गई है। वो कहते थे कि आप अच्छे बेटे, अच्छे पति, अच्छी पत्नी और अच्छे थिएटर आर्टिस्ट सब साथ साथ नहीं हो सकते। कुछ जगह तो आप बुरे होंगे, आपको बुरा बनना पड़ेगा। और वो हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम थिएटर कर रहे हैं तो हम बहुत सारे दोस्तों की शादी में नहीं जा, रिश्तेदारों की शादियों में नहीं जा पाते। तो आप वहां होता है कि भाई ये तो इनसे कुछ भी उम्मीद रखना बेकार है, ये तो खेलना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन है, पीयूष चौहान है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या इंस्टीट्यूट स्टूडेंट के आगे बढ़ने के बाद भी उन्हें याद रखता है? रखता है, कौन सा इंस्टीट्यूट रखता है कौन सा नहीं रखता ये तो एक अलग बात है, लेकिन रखना चाहिए, रखना चाहिए। और खासतौर से कम थिएटर तो एक ऐसी चीज है कि जो लोग थिएटर कर रहे हैं, थिएटर में अभी भी चाहे जितना हम कहते रहे कि प्रोफेशनल और ये वो, थिएटर में अभी रोजगार थिएटर में नहीं है। इसीलिए हमारे बहुत सारे हम ऐसे लोगों को जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं कि जो ईमानदारी से सचमुच में थिएटर करना चाहते थे, फिल्म और उनकी प्रायोरिटी नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी प्रायोरिटी फिल्म होती है, उसमें भी कोई बुराई नहीं समझता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी प्रायोरिटी थिएटर थी और जो थिएटर ही करना चाहते थे। लेकिन चूंकि यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ जीवन यापन संभव नहीं है, इसको देखते हुए उनको मजबूरन उस तरफ फिल्म और टेलीविजन की तरफ उनको जाना पड़ा। तो ऐसे बहुत सपोर्ट, थिएटर को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। और फिर जो इंस्टीट्यूट आपको तैयार कर देता है, अब एक इंजीनियरिंग कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को याद रखे और उनको सपोर्ट करे, शायद इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंजीनियर बन गए आप, उसके बाद आप बाहर निकलने के बाद आप अपने इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करने लायक हो जाते हैं। मतलब ऐसे लोग हैं जो
आईआईटी के स्टूडेंट जो है वो आईआईटी को सपोर्ट करने लायक हो जाते हैं, एमबीए के स्टूडेंट्स अपने एमबीए के इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करने लायक हो जाते हैं। लेकिन थिएटर में अभी ये संभव नहीं है कि वो, हाँ फिल्म वाले अपने थिएटर के इंस्टीट्यूट को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन थिएटर वालों को तो खुद अभी बहुत सपोर्ट की जरूरत है। और इन इंस्टीट्यूट्स को इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये अभी भी थिएटर करते हुए जूझ रहे हैं, उनको सिर्फ याद ही नहीं रखना चाहिए बल्कि उनको कितना सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इंस्टीट्यूट अपना रंगमंडल खोल सकता है, इंस्टीट्यूट अपना जैसे एनएसडी का एक्सटेंशन प्रोग्राम है जिसमें के लोग जाके काम करते हैं वो कर सकता है। तो ये इंस्टीट्यूट को तो करना चाहिए मुझे लगता है। और हालांकि जो लोग इंस्टीट्यूट से नहीं है वो बहुत सारे कहते हैं कि पहले इनको पढ़ाओ और फिर इनको जो है रोजी रोटी दो। हाँ जरूरी है, देना पड़ेगा। जी सर, आप तो अभिनय भी करते हैं, निर्देशन भी करते हैं, तो जब आप थिएटर से जुड़े तो अभिनय को लेके जुड़े थे या निर्देशन को लेके सर? जब यही नहीं पता था कि थिएटर क्या होता है तो निर्देशन क्या होता है, ये तो बहुत दूर की चीज है। तो दोनों चीजें कैसे कब साथ जुड़ गई, कैसे हुआ सर वो? मतलब आए तो थे एक्टिंग के लिए जी। और शुरू में जब तक बीएनए नहीं गए तब तक सिर्फ अभिनय किया, निर्देशन एक भी प्ले नाटक का नहीं किया। और बीएनए में जो एडमिशन लिया था तब भी अपनी एक्टिंग को ही निखारने के लिए एडमिशन लिया था कि वहां जाएंगे तो हम बेहतर एक्टर हो जाएंगे, इसलिए था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब थिएटर हिस्ट्री, थिएटर लिटरेचर, बहुत सारी जब सारी विधाओं के बारे में जितना दिमाग खुलना शुरू हुआ तो तब लगा कि ये तो निर्देशन एक बहुत बड़ी चुनौती है। और खासतौर से उस वक्त जो लखनऊ में थिएटर था, हमारी अपनी संस्था मेघदूत भी, मेघदूत हमारी जो संस्था थी उसमें एक भी डायरेक्टर नहीं था, एक भी डायरेक्टर नहीं था, सब सिर्फ एक्टर ही थे। और डायरेक्ट करने के लिए बाहर से कभी रंजीत कपूर आ गए, अंकुर जी आ गए, भानु भारती आ गए, रघुवीर यादव आ गए, पंकज कपूर ने आकर प्ले डायरेक्ट किया। तो इस तरीके से लोग बाहर से प्ले डायरेक्ट, और लखनऊ में भी ज्यादातर लोग जो है वो बाहर से आके प्ले डायरेक्ट करते थे। तो लगा कि नहीं, अगर अपनी संस्था को, अगर कब तक बाहर से लोग आते रहेंगे और कितना मतलब लोगों के पास भी कितना टाइम होगा, हम उनको कितना पैसा दे पाएंगे, एक समस्या थी। तो लगा कि नहीं, एक अपनी संस्था की जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार आर्टिस्ट के तौर पर हमें डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो फिर तब हमने बीएनए में बाद में फिर स्पेशलाइजेशन डायरेक्शन में किया। तो सर क्या स्पेशलाइजेशन उस समय होता था, मतलब एक्टिंग और डायरेक्शन होता था? मतलब स्पेशलाइजेशन ये इस तरीके से होता था कि जो लोग डायरेक्शन में स्पेशलाइज करना चाहते थे उनको एक प्रोडक्शन डायरेक्ट करना होता था। तो एज स्टूडेंट हमने पहला प्ले जो पहला हमारा डायरेक्शन था वो एज बीएनए स्टूडेंट था, और पहला ही प्ले जो हमने डायरेक्ट किया वो था मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में। तो ये पहला डायरेक्शन हमारा था। और उस वक्त राज साहब जो डायरेक्टर थे उन्होंने देखा, क्या करोगे तुम? हमने कहा हम ये मुक्तिबोध की कविता करेंगे। अच्छा क्या है जरा दिखाओ। उनको लगा क्या ये लड़का मुक्तिबोध को क्या समझेगा। जी 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 जी। फिर खैर धीरे धीरे करके वो प्रोडक्शन हुआ, और जब उसका शो हुआ तो उसकी वजह से नेमी चंद जैन जी आए, उन्होंने जॉय माइकल थी, वहां से इन लोगों ने आके देखा। और फिर बाद में तो वो प्ले इतना मतलब अच्छा बीएनए का प्ले हो गया कि जब बीएनए का कन्वोकेशन, पहला कन्वोकेशन हुआ तो उस वक्त भी जो है राज साहब ने कहा कि इस प्ले को तैयार करके कन्वोकेशन में करेंगे। तो वही प्ले फिर तैयार करके किया। शंभू मित्रा जी ने देखा उसको, उत्पल दत्त आए थे, उन्होंने उस प्ले को देखा। तो मतलब उन लोगों के सामने वो प्ले एक स्टूडेंट प्रोडक्शन जो है, और वो भी हमारे ख्याल से करीब 40-45 मिनट का शायद रहा हो। और वो जो है उसके एक स्टूडेंट प्रोडक्शन के कई शोज हुए, और वो भी अलग अलग सालों में, जब हम स्टूडेंट थे तब भी और उसके बाद तक होते रहे। तो सर ये कब से बदल गया कि मतलब नॉर्मल कोर्स बन गया बीएनए? क्योंकि हम लोग ने तो नॉर्मल ही लिया ना, मतलब ऐसा कोई वो नहीं था, सिर्फ डिप्लोमा था कि डिजाइनिंग और डायरेक्शन का अलग अलग कोर्स होगा, वो तो एक ही उसमें चलने लग गया फिर।
हाँ, ये हुआ। पहले पहले भी एडमिशन तो ऐसे ही होता था। एडमिशन जो हुआ था तब उस वक्त हम लोग को स्पेशलाइजेशन नहीं भरना था, अच्छा। लेकिन जब कोर्स शुरू हुआ उसके बाद चॉइस मांगी गई कौन कौन लोग, और उसमें तो और कुछ चॉइस भी मांगी गई और कुछ जो है राज साहब ने खुद भी कहा कि जब चॉइस देने का फिर फाइनली डिसाइड तो राज साहब ने किया कि कौन कौन लोग डायरेक्शन में जाएंगे, कौन लोग एक्टिंग में जाएंगे, कौन किस में जाएंगे, ये फाइनल किया। और उसके बाद निकल के फिर हमने डायरेक्शन शुरू कर दिया। और मेघदूत संस्था में पहला प्ले जो डायरेक्ट किया वो भी एक अजीब अलग तरह का प्ले, भुवनेश्वर का नाटक आजादी की नींद। अच्छा। और भुवनेश्वर उस वक्त, भुवनेश्वर तो एक तरीके से मेघदूत की खोज है। जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी लोग भुवनेश्वर को जानते नहीं थे, भुवनेश्वर नाम का कोई प्ले राइट है। जी। लाइब्रेरी में किताब तक नहीं थी भुवनेश्वर की। भानु भारती जब यहाँ आए थे तो उन्होंने तांबे के कीड़े प्ले किया। उस वक्त वो जाने के लिए अरे ये भुवनेश्वर, फिर वो भुवनेश्वर को लेके फिर बाद में भुवनेश्वर पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुए, जाने गए, तो वो भुवनेश्वर का प्ले किया। फिर उसके बाद हमने एडिपस जब नाटक किया तो एक तरीके से एडिपस नाटक अच्छा हुआ, ये एक अलग बात है, लेकिन वो नाटक मुझे हमेशा इसलिए याद रहता है, सराहना, बहुत सराहना मिली थी उसको, और उसमें बहुत जी। सारे एक्टर्स भी जो थे वो एस्टेब्लिश हो गए थे। लेकिन उसकी खास बात ये थी कि वो पहला मेघदूत का क्या बल्कि एक तरीके से लखनऊ में पहला प्ले था, राज बिसारिया के प्लेस को छोड़ के, कि जिसमें सारा काम जो है थिएटर के ग्रुप के लोगों ने किया हो। चाहे उसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की गई थी, उसमें सेट डिजाइनिंग की गई थी, उसमें लाइट डिजाइन की गई थी, उसमें एक्टिंग थी, डायरेक्शन था, सारा कुछ संस्था के लोगों ने किया था। कोई भी आदमी किसी भी बाहर काम से के लिए बाहर से नहीं आया था, अपने आप सेट लगाया था। और पहले तो ये होता था यहाँ सेट लगाने वाले होते, उनको ऑर्डर कर दिया, उन्होंने आके सेट लगा दिया। उसकी डिजाइनिंग भी कुछ खास नहीं। कॉस्ट्यूम डिजाइन में एक प्यारे लाल की दुकान होती थी, वहां जाके आप खोल दीजिए कि 6 सैनिक चाहिए, 2 राजा चाहिए, अब उसका जो निकाल के दे दे वो राजा को पहना दीजिए, अपनी कोई डिजाइन नहीं। तो ये बीएनए का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि बीएनए यहाँ एस्टेब्लिश होने के बाद से जो यहाँ के थिएटर के ग्रुप्स थे, थिएटर के डायरेक्टर्स थे या थिएटर आर्टिस्ट थे, उन्होंने लाइट के महत्व को समझना शुरू किया। पहले तो रविंद्रालय का जो कर्मचारी होता था वही लाइटिंग करता था, लाइटिंग के लिए अलग से थोड़ी कोई आदमी होता था। जो वहाँ का इलेक्ट्रीशियन होता था वही बगैर रिहर्सल देखे वो पूछ लेता था कहाँ कहाँ स्पॉट चाहिए, कहाँ कहाँ खड़े हो गए, उसने बता दिया, वहां वहां उसने स्पॉट लगा दिया, जनरल लाइट लगा दिया, अपने हिसाब से कर लेता था। ये बीएनए के बाद लाइट डिजाइनिंग, लोग लाइट के एक्सपर्ट्स हुए जो बीएनए से निकले हुए लोग। फिर लोगों ने भी वर्कशॉप्स में लाइट सीखना शुरू हुआ, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, लाइट और सेट डिजाइनिंग, इवन मेकअप डिजाइनिंग। मेकअप भी के मेकअप मैन आ गया, जो उसने पोत दिया सो हो गया, ये नहीं, डिजाइन करना शुरू किया गया मेकअप भी। तो इस तरीके से बीएनए ने एक तरीके से जिसको कहना चाहिए कि थिएटर को एक बिल्कुल नई दिशा दी। अच्छा थिएटर, ऐसा नहीं कि पहले अच्छा थिएटर नहीं हो रहा था, लेकिन उस अच्छे थिएटर में कुछ जो अधूरापन था या कमियां थी, उसको बीएनए के आने से उस तरफ लोगों का ध्यान जाना शुरू हुआ। और लखनऊ के थिएटर में बीएनए के आने के बाद से बहुत बड़े बदलाव। सर, तो आप जब पहली बार विदेश गए या विदेश यात्रा की तो कैसे हुआ, क्या हुआ उस समय? क्योंकि आपके समय कैसे होती थी विदेश यात्रा? अभी तो आदमी हर दिन चला जाता है ना? उस समय भी कितना आसान होता था नाटक को ले जाके करना? विदेश यात्रा तो एक तो इंडिविजुअली बहुत सारे, मतलब अब तो आज की तारीख में तो हमारे बच्चे कई बार विदेश हुए हैं और बहुत सारे लोगों के अब तो नौकरियां बहुत सारे बच्चे विदेशों में कर रहे हैं। कोई भी आदमी इंजीनियर, डॉक्टर कुछ होता है तो विदेश तो एक बार कोई आता है तो विदेश जाना उतनी कोई खास बात। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश से आज की तारीख तक भी कोई थिएटर ग्रुप विदेश में जाके परफॉर्म करके नहीं आया अब भी। अच्छा। ओ। चाहे वो राज बिसारिया साहब का ग्रुप हो, चाहे दर्पण जो इतनी बड़ी संस्था है, चाहे और भी जो संस्था है, उनमें से कोई भी संस्था अपना प्ले लेके बाहर जाके परफॉर्म करके अभी भी नहीं आ पाई। तो उस वक्त 1991 में जी। विदेश जाना बहुत बड़ी, और वो भी थिएटर ग्रुप लेके विदेश जाना, ये बहुत बड़ी बात थी। और एक इंटरनेशनल एक थिएटर एसोसिएशन है, वहाँ मैंने अपना प्रोजेक्ट भेजा था। दिल्ली में एक बीएमडी अग्रवाल थे,
वो उसके इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके मार्फत प्रोजेक्ट भेजा था, वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया। और उस नाटक के सेलेक्ट हो जाने के बाद कुछ दुर्घटनाएं भी घटी थी। जी दुर्घटनाएं ये घटी थी कि जो हमने कहा, और आज तारीख में हम उसको जो है बहुत सहज लेते हैं, हमको लगता है ये तो होना ही था, अच्छा ये तो होना ही था, लेकिन उस वक्त वो बहुत बड़ी दुर्घटनाएं थी। और वो दुर्घटना ये थी कि ये प्रोजेक्ट पहले इप्टा से भेजा था, लेकिन चूंकि वही जाने वालों की संख्या सीमित, संस्था के सदस्य ज्यादा, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, बेसिक तो समस्या यहाँ थी। अल्टीमेटली इप्टा से वो नाटक नहीं हो पाया और हम लोगों को, कुछ लोगों को इप्टा छोड़नी पड़ी उसकी वजह से। मेघदूत से ये नाटक फिर से हुआ, जो मेघदूत से हुआ, उस होने के बाद मेघदूत में भी सेम समस्या आई, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, क्योंकि लिमिट थी 10 लोग जा सकते जी। तो उसके बाद मेघदूत भी जो है थोड़ा उसमें भी दिए दिक्कत आई। बाद में मेघदूत भी हम लोगों को छोड़नी पड़ी, जो लोग गए थे नॉर्वे उनको मेघदूत भी छोड़नी पड़ी। तो ये दुखद घटनाएं थी, लेकिन हमको उस वक्त लगता था ये लोग क्यों अड़ंगा डाल रहे हैं, ये लोग क्यों कर रहे हैं। आज की तारीख में सोचते तो लगता है कि बड़ा, जब आज की तारीख तक कोई विदेश नहीं जा पाया तो उस वक्त इतनी बड़ी बात थी कि हर आदमी की इच्छा थी कि हम भी जाएं, हम भी जाएं, हम भी जाएं। हालांकि मेरे मन में मेरा ये मानना था, और हम इसी बात को लोगों से कहते थे कि हम इंटरनेशनल फेस्टिवल में नॉर्वे जा रहे हैं, वहां कोई सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ को नहीं जानता, कोई इप्टा को नहीं जानता, कोई मेघदूत को नहीं जानता। वहां ये कहा जाएगा दिस प्ले इज फ्रॉम इंडिया। जी हम इंडिया रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो हमारी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, हमको जो बेस्ट एक्टर्स, बेस्ट टीम अवेलेबल है उसको लेके हमको जाना चाहिए। और यही प्रयास अंत तक किया। और इसीलिए जब नॉर्वे में इस नाटक का शो किया, पहला शो जब वहां पर किया, तो नॉर्वे में वैसे वो फेस्टिवल था, कॉम्पिटिशन था, उसमें 25-26 देशों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन एक जैसे प्ले के बाद दूसरे दिन सेमिनार होता था, उसमें एक ज्यूरी होती थी और वो डिस्कशंस होते थे प्ले के ऊपर। तो फाइनल डे उस ज्यूरी ने ये डिक्लेयर किया, इंडियाज प्ले वाज एट द टॉप ऑफ दिस फेस्टिवल। और उसके बाद एक प्रोसेशन निकला पूरे, मतलब शहर में, हार्डन शहर था जहां ये फेस्टिवल था, उसमें निकला कि जितने भी 25 देशों के थे वो अपने अपने यहाँ की देश कॉस्ट्यूम्स में, अपने थिएटर कॉस्ट्यूम्स या अपने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स में वो करते हुए निकलेंगे, पूरे शहर में एक जुलूस निकालेंगे, रंग जुलूस जिसको कहते हैं। और उसको इंडियन फ्लैग के साथ लीड करने के लिए हम लोगों को कहा गया कि आप, जब क्योंकि ज्यूरी ने डिक्लेयर किया था इंडियाज प्ले वाज एट द टॉप ऑफ दिस फेस्टिवल, तो हम लोगों ने उस वक्त इतना सीना चौड़ा हो रहा था कि हम इतने सारे देशों को, जिसमें कि जर्मनी, फ्रांस और रशिया, इतने सारे देश हैं, उनको हम लीड कर रहे हैं अपने तिरंगे के साथ। तो बहुत, अभी भी वो दिन याद करते हैं तो बहुत अच्छा सा लगता है। और उस वक्त जो है, आज की तारीख में ये भी सोचते हैं कि ये संभव कैसे हो गया कि हम चले गए। उस वक्त ना हमारे घर में टेलीफोन तक नहीं था, तो कैसे चिट्ठियों से करेस्पॉन्डेंस हो जाती थी बात की, और उसमें सब चीजें तय हो जाती थी। वीजा के लिए वहां से वो भी आ गया, वीजा भी जाके मिल गया। तो कैसे अब की तारीख में सोचते हैं कि अगर मोबाइल भी नहीं है, टेलीफोन भी नहीं है, लैंडलाइन भी नहीं है जी, और उसके बाद चिट्ठी पत्री से सारा कुछ फाइनल हो गया, और उसके बाद वीजा लेके और फ्लाइट में बैठ के, और आईसीसीआर से भी करेस्पॉन्डेंस हो रही है, टेलीफोन नहीं है, आईसीसीआर से भी चिट्ठी, और आईसीसीआर ने हम लोगों को उसमें फाइनेंशियल हेल्प करी थी उसको भेजना। तो लेकिन सब हो गया। तो आज की तारीख में तो वो सपना सा लगता है। हाँ जी सर। मजेदार बात ये थी कि हम लोग जा रहे थे, हमारी फ्लाइट जो थी, पूरी टीम की फ्लाइट थी वाया लंदन जी। तो लंदन में सबकी इच्छा थी कि जब वाया लंदन जा रहे हैं तो कुछ 2-3 दिन लंदन भी रुक लें। अपने खर्चे से लोगों ने अपने अपने दोस्त ढूंढे, अपने अपने रिश्तेदार ढूंढे कि 1-2 दिन लंदन सबकी इच्छा होती है भाई विदेश जाना, लंदन घूमना। हम लोग नॉर्वे जा रहे थे, हमको वीजा रिफ्यूज हो गया। तो एम्बेसी ने पूरी टीम का वीजा कि नहीं, आप टीम एज ए थिएटर टीम जा रहे हैं तो आप जरूर वहां परफॉर्म करेंगे, आपके पास वर्क परमिट नहीं है, आपको वीजा नहीं दिया जाएगा। सबका वीजा रिफ्यूज कर दिया गया।
और सब लोग बड़े निराश हुए कि वही लंदन हवाई अड्डे पे हम होंगे, वहां से हमारी फ्लाइट चेंज होगी और हम लंदन नहीं घूम पाएंगे, तो निराश थे। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि जब लंदन पहुंचे तो कनेक्टिंग फ्लाइट थी, उसमें बुकिंग एयर इंडिया ने ठीक से नहीं कराई थी, वो फ्लाइट मिली नहीं। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करके हमको कहा प्लीज एक दिन लंदन रुक जाइए। नहीं सर, लंदन का सपना तो होता है। ट्रांजिट वीजा दिया और उसके बाद फिर लंदन के 5 स्टार होटल में हम लोगों को ठहराया। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग घटना थी उस तरह। उसके बाद से तो फिर बहुत सारे देशों में जी सर जाना। जब आप डायरेक्शन करते हैं तो मतलब किस तरह के प्ले ज्यादा आप पसंद करते हैं करना? एक चीज तो मतलब प्ले का कंटेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या तो और उस कंटेंट की क्या जरूरत है आज के समय में, उस कंटेंट की क्या रेलिवेंस है, ये ख्याल होता है। फॉर्म को लेके जहां तक बात है तो फॉर्म को लेके मेरा कोई मैं खुद आज तक समझ नहीं पाया कि मेरा काम करने का फॉर्म क्या है। वो फॉर्म इसलिए क्योंकि एक ही नाटक के अंदर मुझे लगता है कि ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव एक्टिंग हो रही है जो ब्रेख्ट की है, उसी नाटक के अंदर कहीं पे लगता है कि यहाँ पर तो रियलिस्टिक एक्टिंग की जरूरत है, यहाँ सररियलिज्म की जरूरत है। अगर कोई किसी सीन में मुझे एक्सैजरेटेड एक्टिंग की जरूरत महसूस होती है कि लगता है नहीं ये वाला पोर्शन तो एक्सैजरेटेड एक्टिंग के साथ होना चाहिए, तो एक ही प्ले के अंदर कौन कौन से फॉर्म अपने आप चले आते हैं, जो कि मैं बाद में समझ में आता हूँ कि अच्छा ये शायद यहाँ से आया, अच्छा ये शायद यहाँ से आया, लेकिन वो नेचुरली अपने आप ही उस सीन को करते करते। तो शैली कोई एक विशेष शैली, संस्कृत नाटक भी मैंने किए हैं, लेकिन अगर संस्कृत नाटक किए तो संस्कृत नाटकों में मैंने कॉमेडिया डेलार्टे का भी इस्तेमाल किया है। तो उसी संस्कृत नाटक में जिसमें भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है वहीं कॉमेडिया डेलार्टे भी है। और लेकिन वो सब ऐसा ना हो कि आप अलग अलग उनको आइडेंटिफाई करने लगे कि दर्शक जो है तो वो टुकड़ों में बटा हुआ नाटक नहीं है, वो अपने आप ही लगता है कि ये सीन तो ऐसे होना चाहिए जी, ये सीन अलग ऐसे होना चाहिए। तो उसमें अब जैसे कि ब्रेख्ट का कॉकेशियन चॉक सर्किल मैंने किया जी, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने उस कॉकेशियन चॉक सर्किल में 100% ब्रेख्ट को फॉलो करने की कोशिश करी। ब्रेख्ट की स्क्रिप्ट है और अब इस प्ले को कैसे अधिक से अधिक प्रभावशाली ढंग से किया जाना है, तो वो जो ब्रेख्ट की स्क्रिप्ट कम्युनिकेट करना चाहती है वो कम्युनिकेशन पावरफुल बने। उसको पावरफुल बनाने के लिए जब जिस चीज का जहां इस्तेमाल करने की जरूरत हुई वो उसका इस्तेमाल किया। और नाटकों में भी अभी जैसे ये बरी द डेड किया था, तो बरी द डेड में भी जो है वो कोई एक डेफिनेट फॉर्म नहीं कह सकते कि ये इसका ये फॉर्म था। वो रियलिस्टिक भी था, वो कई जगह ब्रेख्टियन भी था, वो कई जगह पर जो है वो म्यूजिकल भी था। तो अलग अलग जगह पर उसके जो है मतलब जहां जैसे, लेकिन कुल मिला के वो एक प्ले लगे, वो उसकी यूनिटी भंग ना हो। मतलब ये क्या आप टुकड़ों टुकड़ों में अच्छा यहाँ पर ब्रेख्टियन हो गया, अच्छा यहाँ पर ये हो गया, अच्छा यहाँ पर वो सब एक उनमें एक हारमोनी बैठी बनी रहे और कुल मिला के एक ही नाटक लगे, वो टुकड़ों में बटे। ये जरूर मेरी कोशिश है। मतलब कि थॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें शैली अपने आप बनती चली जाती थॉट के साथ, क्या रूप लेगी वो अब नाटक ही बताएगा पढ़ते पढ़ते। बिल्कुल वो नाटक की स्क्रिप्ट जो है, और वो खाली स्क्रिप्ट ही नहीं, ड्यूरिंग रिहर्सल बहुत सारी चीजें ड्यूरिंग रिहर्सल एक्टर जो है वो कर जाता, लगता करे ये तो बहुत अच्छा है। एक्टर अगर कर गया, और कभी कभी एक्टर को खुद नहीं मालूम होता कि वो क्या कर गया था, लेकिन डायरेक्टर उसको देख रहा होता है, तो वो लगता है कि ये सीन इसी ढंग से होना चाहिए, या अगर ये जो यहाँ पर ये कर गया यहाँ पर तो नहीं, लेकिन उस जगह पर इसको हो सकता है एक्टर ने इस जगह पर वो कोई चीज क्रिएट करी हो और हम किसी दूसरे सीन में किसी दूसरी जगह पर उससे उसकी उस चीज का इस्तेमाल करें। तो एक ऐसा भी नहीं है कि जब घर बैठे और स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते और 100% पूरा फॉर्म तय हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो तो
स्क्रिप्ट पढ़ने से कुछ चीजें दिमाग में आती हैं, फिर रिहर्सल्स के दौरान धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनने लगता है। बल्कि मैंने बहुत सारे ऐसे नाटक किए जो कि जैसे कि कई बार किए, जैसे कॉकेशियन शॉर्ट सर्किल है, ये मैंने अलग अलग एक्टर्स की बीएनए में ही 2 बैच के साथ किया, भारतीय नाट्य अकादमी के 2 बैच के साथ अलग अलग ये सेम प्रोडक्शन किया। लेकिन कोशिश ये रहती है, अब मेरे दिमाग में तो अब वो क्योंकि मैं प्रोडक्शन कर चुका हूं तो उसका खाका और ये सब चीजें मेरे दिमाग में साफ है, लेकिन मेरी कोशिश लगातार ये रहती है कि स्टूडेंट्स के बीच से ही वो चीजें कैसे निकल के आए कि उनको लगे कि ये मैंने किया है, ये इस टीम ने इसको क्रिएट किया है, ये प्री क्रिएटेड हमारे ऊपर लाद नहीं दिया गया। जब नई स्क्रिप्ट करते हैं तो ये अपने आप हो जाता है, लेकिन जब पुरानी स्क्रिप्ट भी जब हम करते हैं, अपनी किया हुआ प्ले करते हैं, तो भी उसका प्रोसेस हम यही रखते हैं कि अच्छा ये चीज है, बताओ इसको कैसे करें, बताओ इसको ऐसे क्या करना चाहिए। अल्टीमेटली लगभग आसपास उन नतीजों के आसपास जो जिस ढंग से हमने प्रोडक्शन किया उनके आसपास लोग पहुंचते हैं। जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी जैसे मैंने जब वातांसी झगड़ा नहीं किया स्टूडेंट्स के साथ, वो मैं अपने ग्रुप के साथ कर चुका था, लेकिन वहां पर भी वो पूरा क्रिएट इंक्लूडिंग डिजाइनिंग ऑफ द सेट, अच्छा यहाँ पे ऐसा कर देते तो कैसा रहेगा, अच्छा इसको अच्छा स्टूडेंट्स सजेस्ट किया ऐसा करिए, और अल्टीमेटली पता चला लगभग वही सेट बन गया करीब करीब जो पहले से दिमाग में था। हाँ, जो पहले कर चुके थे। इसी तरीके से एक्टिंग भी लगभग वही होती चली जाती है अपने आप ही जो है, तो उनको कैसे वहां तक लेके आना है और उनको लगे कि ये मेरा क्रिएशन है, इनके ऊपर लादा हुआ नहीं, ये मेरा रहता है, क्योंकि अगर लाद दिया तो फिर कम से कम स्टूडेंट प्रोडक्शन तो नहीं रह जाएगा। उनके तो वो इतने कदम चलना, इतने कदम बैठना, इतने कदम उठना है, तो बंधे हुए सब नजर आएंगे। हाँ, सब बंधे हुए हैं, तो वो बंधे हुए ना नजर आएंगे। मूव्स भी दिमाग में है, लेकिन उनको मूव्स का लॉजिक जहां पहुंचाया कि यहाँ पर वो ये फील करे, या फिर हमको लगता है अपने आप वो लोग वैसा मूव लेने लगते हैं अपने आप, और वो अपने आप ही लगभग वही कोरियोग्राफी होने लगती है जो होती है उसको कोई, इसलिए क्योंकि जब पहली बार वो प्रोडक्शन किया था तब भी सारा कुछ लॉजिक से चले थे जी। तो वो लॉजिक जहां इस नए लोगों के साथ वो लॉजिक जब फेंकते हैं तो अपने आप ही वो चीजें कंस्ट्रक्ट होने लगती। नहीं सर, मुझे याद है जब आप हम लोगों को डायरेक्शन पढ़ाते थे, क्योंकि डायरेक्शन मैंने बीएनए में ही पढ़ा, एनएसडी में तो पढ़ाया नहीं जाता डायरेक्शन, तो आप कहते थे कि ये क्यों रखा है, किस लिए रखा है, खुद सोचो, जाके देखो कि कैसे घूमता है, कैसे मूव करता है, वो ब्लॉक रख रख के आप बताते थे कि ब्लॉक रख रख के एक्सरसाइज करो, करके देखो, क्योंकि हर चीज सोच से भी नहीं होगी, आपको कुछ करना भी पड़ेगा, करने पे दिखाई पड़ता है कि क्या हो रहा है एक्चुअली आपके साथ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जब स्टूडेंट खुद कर रहा होता है तो उसमें 2 चीजें होती है, एक तो उसको बेहतर समझ में आता है जी, जब हम उसको खुद अपने और वो एक बार समझ में खुद करते करते जो चीज यहाँ बैठ जाती है वो फिर हमेशा के लिए बैठ जाती है, वो फिर यहाँ से निकल नहीं सकती, जो उस वक्त जो खुद करते करते बताई हुई चीज निकल सकती है, लेकिन खुद करते करते जो चीज बनती है वो फिर निकल नहीं सकती। और दूसरा ये है कि उसको खुद करने से वो उसको अपना क्रिएशन लगता है, उसका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ, ये मैंने किया है, तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। और वो जब तक थिएटर में ये आत्मविश्वास नहीं होगा तो फिर चाहे एक्टिंग इवन डायरेक्शन या कुछ भी हो, उसमें बहुत मुश्किल होता है अगर वो आपको वो आत्मविश्वास आपका ना हो। तो और जब आप खुद करने लगते हैं तो आप अपने आप इतना कॉन्फिडेंस पैदा होता है और इतना जिसको कहना चाहिए कि क्रिएटिव प्लेजर। मुझे लगता है कि शायद जो थिएटर में जो क्रिएशन का जो प्लेजर है यही एक अपने आप में पर्याप्त चीज है और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसके लिए लोग थिएटर में आते हैं। मतलब नाम के लिए, पैसे के लिए, ये सब बाद में मिलने लगता है, उसकी ख्वाहिशें पैदा हो जाती है, लेकिन अगर ये नाम भी मिलने लगे, पैसा भी मिलने लगे, सब कुछ मिलने लगे और ये क्रिएटिव प्लेजर छिन जाए तो हमको लगता है कोई थिएटर में नहीं आना चाहेगा। जी जी जी, वो जो लाइवनेस होती है बनी रहती है वही हमें जीवित रखती है। सर कभी कभी ये भी होता है ना कि लोग कहते हैं कि मैकेनिकल हो गया एक्टर, तो मतलब उसको क्या करते रहना है कि मैकेनिकल ना हो? क्योंकि किसी ने मनीष भाई ने पूछा है या कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं, तो मैंने कहा सर से पूछ ही लूं मैं कि
नहीं, मैकेनिकल तो एक तो ये है कि दो तरह से मैकेनिकल हो सकता है एक्टर। एक तो ये है कि जब उसको उसके पास कुछ ट्रिक्स पैदा हो जाए जी और हर नाटक में वो अपनी उन ट्रिक्स के सहारे एक्टिंग करने लगे। जी तो उन ट्रिक्स के सहारे जब एक्टिंग करने लगता है, और एक ये है, मतलब एक तो ये तरीका है कि जो ट्रिक्स आपके अंदर पैदा हुए, आपने कुछ सीख लिया कि ऐसे आवाज का उतार चढ़ाव ऐसे होता है ना, और एक आपने ये सीख लिया कि मोनोटोनी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए अलग अलग आप वैरायटी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो करते करते आप वो वैरायटी देते देते वो फिर थोड़ी देर में मैकेनिकल हो जाएगा, थोड़े दिनों में। लेकिन अगर आप हर नाटक के लिए सोच रहे हैं कि इस कैरेक्टर की सिचुएशन पे, इस मोमेंट में इसे क्या करना है, हर मोमेंट को हम तय कर रहे हैं, और जो उसको करना है, मान लो अगर उसको ये स्पीच या ये डायलॉग उसने इस कारण से बोला है, उसके पीछे चाहे आप उसको मोटिवेशन कह लीजिए, आप कह लीजिए उस कैरेक्टर की वांट क्या है, या आप उसको इमोशनल मेमोरी से जोड़ लीजिए, और चाहे जो स्टेनिस्लॉवस्की बाद में जो है ये एक मसल मेमोरी की बात करते हैं, उससे आप जोड़ लीजिए, लेकिन वो उस मोमेंट के लिए अलग से तय होना है। जस्ट फॉर वैरायटी से उतार चढ़ाव के पहला डायलॉग ऊपर बोला तो अगला डायलॉग नीचे बोला, काहे के लिए भाई? ऊपर ऊपर बोला और नीचे बोला, फिर इस पिच में गए, फिर इस पिच में गए, फिर हिस में आ गए, ये सब खेल क्यों? जी जब आप ये खेल करने लगते हैं जबरदस्ती में, तो आप मैकेनिकल हो। जी और जब आप उस कैरेक्टर के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में, उस मूवमेंट के बारे में एग्जैक्टली जानने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज दिस मूवमेंट एंड एट दिस मूवमेंट व्हाट शुड आई डू, उसकी एग्जैक्टनेस में जब आप जाने की कोशिश करते हैं, आप मैकेनिकल हो ही नहीं सकते। अब जब आप सरसरी तौर पे पढ़ेंगे, सरसरी तौर पे, और अपनी सोचेंगे कि क्राफ्ट बहुत जरूरी है एक्टिंग में, बहुत जरूरी क्राफ्ट है, लेकिन अगर ये सिर्फ क्राफ्ट का खेल बन जाएगा तो वो मैकेनिकल हो जाएगा। तो मतलब जो आप पहले भी बता रहे थे कि मतलब कि सोच इंपॉर्टेंट है, क्राफ्ट तो अपने आप आता चला जाएगा डायरेक्शन में भी, कि आप कितना सोचते हैं उसके पीछे, मतलब जितने आपके पास विचार होंगे उतना वो फैलेगा, मतलब वो मैकेनिकल नहीं होगा। विचार कम होंगे तो वो मैकेनिकल बनता चला जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप जितना जितना जिसको कहना चाहिए, जितना डेप्थ में जाने की आपके अंदर क्षमता होगी, तो आप और अच्छा, डेप्थ की कोई सीमा नहीं होती है जी। तो अगर रिपीट परफॉर्मेंस भी है जी। अगर रिपीट परफॉर्मेंस भी है, इसके 100 शो हो चुके हैं, 101वें शो में भी आप अगर सचमुच में एक्टर हैं तो आपको उसमें कुछ नया जरूर मिल जाएगा। जी जी। और मतलब रिहर्सल्स के दौरान मिल जाएगा, कभी कभी शो में नया मिल जाएगा जी। कुछ, कोई मोमेंट पे आपको कोई चीज क्लिक कर जाएगी, कुछ जिसको आप कर सकते हैं। और मतलब हमें मैं रेगुलर सोचते रहना है, कैरेक्टर के बारे में हर दिन नया सोचना है, मतलब उस लाइन पे चल के, हाँ, कैरेक्टर के बारे में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या साइकोलॉजी क्या है, बिहेवियर क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, जो उस क्या बिहेवियर होता है, ये सब कुछ जो है समझना होता है। और जैसे अभी भी हमारे एक्टर्स जो है, भगवत जुकियम हमारा जो प्ले है, ये पहला शो 1991 में हुआ था जी। और अब अभी तक ये चल रहा है, यानी एक तरीके से 29 साल जी 29 साल से ये प्रोडक्शन लगातार कंटिन्यू कर रहा है। अभी भी इसके हर साल में कम से कम 4-5 शो तो हो ही जाते हैं, ज्यादा भी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन 4-5 शो तो हर साल अभी इसके हो रहे हैं, अभी तक भी हो रहे हैं। इसमें कास्ट बहुत सारी बदल चुकी है, मतलब कम से कम 10-15 वसंत सेनाएं बदल चुकी होंगी। मृदुला भारद्वाज जो उस वक्त जो रोल करती थी, अब वो माँ का रोल करती हैं। तो कास्ट एक्टर्स तो सब बदल चुके हैं, सारे बदल चुके हैं, लेकिन प्रोडक्शन चल रहा है। लेकिन अभी भी जो एक्टर्स हैं उसमें बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो पिछले कई शो से कंटिन्यू कर रहे हैं, और उनको ये लगता है कि हर शो में इनको इतना रिहर्सल की क्या जरूरत है, अब तो तैयार है ना नाटक। जी। लेकिन जब भी उसका शो लगता है तो मिनिमम
मिनिमम 1 वीक रिहर्सल, मिनिमम सर 10 दिन हो जाए। एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि इतने सारे शोज हो चुके हैं, तो आपको नहीं लगता कि हर बार इस नाटक को बदल दूं या नया नया रूप उसका दिखाई पड़ता हो उस नाटक का, मतलब एज अ डायरेक्टर, कि मतलब हर बार कुछ चेंज होता हो या नहीं होता चेंज, वो कैसे आप यही अपने आप को रोकते हैं? यही तो बता रहे कि हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता है। जी यही बता रहे कि एक्टर्स जो कह रहे हैं कि वो सर्च कभी खत्म नहीं होती। हालांकि वो जो चेंजेस है, चूंकि एक्टर के मार्फत वो चेंजेस हो रहे हैं कि एक्टर नहीं, अच्छा इसको ऐसे नहीं, इसको ये करते हैं, इसको ऐसे नहीं, इसको करते हैं। कोई बेसिक स्ट्रक्चर मतलब पूरा टोटल डिजाइन ही बदल दें, ये फिर तो एक नया प्रोडक्शन हो जाएगा। अगर हम टोटल डिजाइन बदल दें, क्या टोटल बदल हाँ, मतलब तो आप अपने नहीं, एक्टर तो नया आएगा तो बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि एक्टर की भाषा, लैंग्वेज, उसका स्टाइल सब बदलेगा ही, उसकी सोच के हाँ हिसाब से बदलेगा। हाँ देखिए, आपको डायरेक्टर वो है जो पूरे समय एक ही रहा है, मतलब पूरे शोज हाँ में एक डायरेक्टर रहा है, एक्टर बदल गए, तो क्या हाँ हाँ, डायरेक्टर के जहन में चीजें नहीं बदलती, कि वो नहीं बिल्कुल सोचता बदल कि जी बिल्कुल बिल्कुल बदलती है। तुम बिल्कुल एकदम सही कह रहे हो कि वो बदलती है, लेकिन वो पूरा जो खाका है, जी मतलब टोटल खाका, मतलब एक, जी जैसे आपने एक स्केच जो है, जी उसमें स्केच नहीं बदलता, उसमें रंग भरना जो है वो बदलता रहता है। उस मूवमेंट के, उस डायलॉग के नए अर्थ समझ में आने लगते हैं, जी या जी नए अर्थ कह लो क्या, यानी एक तरीके से और विस्तृत अर्थ, नया तो नहीं कहना चाहिए, विस्तृत अर्थ, कि अभी उस डायलॉग का इतना अर्थ समझा था, अब इसका डायलॉग का, अरे इसका इसमें तो ये भी शामिल है, इसमें अच्छा ये शामिल है। तो वो चीजें हर हर बार के रिहर्सल में कुछ नई चीजें स्क्रिप्ट में मिलती हैं एक्टर को। और जबकि अभी इधर इधर जो लोग काम कर रहे हैं वो तो कई शोज से काम कर रहे हैं, उनके साथ भी काम करते करते तो एक्टर्स को ये लगता है कि मतलब रिहर्सल कराते हैं, हर बार रिहर्सल कराते हैं, और हर रिहर्सल में कुछ ना कुछ नया निकलता है कि अच्छा इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं। मोटा खाका नहीं बदला, मोटा खाका बदलेंगे तो फिर तो एक नया प्रोडक्शन ही तैयार करेंगे। और मोटा खाका इस नाटक का एक और चीज नहीं बदलने देती, वो है इसका रिकॉर्डेड म्यूजिक। रवि नागर अब है नहीं, रवि नागर ने इसका म्यूजिक किया था, और उस म्यूजिक को तो हम वैसा का वैसा ही रखना चाहते हैं। नहीं, जरूर सर, क्योंकि कुछ चीजों से प्यार हो जाता है, वो निकलता नहीं, कुछ चीजें तो पकड़ ही लेती हैं, मतलब वो प्यार नहीं छूट पाता नाटक से, जब आप डायरेक्टर होते कि नहीं ये इतना तो रहने दे थोड़ा सा। तो वो लोग उस म्यूजिक ने भी एक खाका में बांध दिया, उससे उसको नहीं तोड़ेंगे, उसको नहीं तोड़ेंगे लेकिन उसके अंदर अंदर ही तोड़ने की बहुत गुंजाइश है, उस खाके के अंदर भी तोड़ने की गुंजाइश बनी रहती है, और हर बार कुछ ना कुछ बना रहता है। कॉम्पोजिशंस में बनता है, कॉम्पोजिशंस में नहीं, ये कॉम्पोजिशन नहीं, ये टाइमिंग नहीं, ये एक्शन ये वाला नहीं, ये इसको एक्शन को इस तरह से कर लेते हैं, इस मीनिंग को ये इस तरह से निकाल लेते हैं, ये तो चलता रहता है। डांस है, उसमें स्टेप्स जो है कि नहीं, इसको उसमें चेंज कर लेते हैं, तो इस तरह चेंजेस होते रहते सर एक क्वेश्चन, मतलब आपने जहां जैसे थिएटर शुरू किया और आज जो स्थिति में थिएटर है, उसमें क्या बदलाव देखते हैं? क्या वो पॉजिटिव है, क्या उसमें चेंजेस आए हैं, मतलब क्या बदलाव आया है जो जज्बे के साथ आप थिएटर शुरू किया और आज तक कर रहे हैं? क्या वो जज्बा अभी लोगों में है वैसे, या हैं। चेंजेस जो है वो किस तरह के चेंजेस हैं? एक तो आ, मुझे हमेशा इस बात से बड़ी दिक्कत होती है कि मतलब हमारे ही बहुत सारे साथी, हमारे उसमें जो लोग हैं उसमें एक ये कि हमारे समय में तो जो कुछ था वो गजब था, और जी नई पीढ़ी तो बर्बाद है। जी जी ये हमको कभी स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि ये हमारा ये मानना है कि इंसान की मतलब ऐतिहासिक क्रम में लगातार ग्रोथ होती है, और आज के यूथ का दिमाग, उसकी रीच, उसकी समझ हमसे कहीं बेहतर है, और होगी, और आगे आने वाला यूथ आएगा उसकी उससे बेहतर जी होगी। ये हम पास्ट को बहुत, हमारे पास्ट में जितने भी जो लोग हुए हैं उनकी महानता से कतई इनकार नहीं है, जी भरत मुनि की महानता से कतई इनकार नहीं है, लेकिन
आज का यूथ भरत मुनि को से आगे निकल सकता है, इसका मुझे विश्वास है। मुझे हमें सिर्फ भरत मुनि को फॉलो करने वाला थिएटर नहीं करना, और लगातार वो क्षमता लोगों ने दिखाई है, अलग अलग पीढ़ियों में क्षमता दिखाई है, और आज की पीढ़ी में भी वो क्षमता है कि वो। लेकिन सर एक क्वेश्चन और, आपने जो बोला कि भरत मुनि वाला थिएटर नहीं करना है, लेकिन भरत मुनि वाला थिएटर जानना तो है ना सर? पक्का जानना है। ये तो भरत मुनि वाला नहीं करना, ये आप अगर भरत मुनि वाला थिएटर जानते नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये नहीं करना? आजकल तो लोग उसको नकार देते ना, क्योंकि आपकी बात से लोग ये कहेंगे नहीं करना है, मतलब उनको नहीं के पीछे ये पता हो कि नहीं क्यों नहीं करना है। ये इसके लिए मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमको जो न्यूटन ने किया उसको और साइंटिस्ट ने नकारा, तुमको भी नकारना है, उसके नए सिद्धांत तुमको पैदा करने हैं। लेकिन अगर तुमने न्यूटन को पढ़ा नहीं तो हो सकता है 100 साल बाद तुम ये आविष्कार करो कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, और तो मैंने पढ़ा हो पढ़ लोगे तो पता रहेगा कि इतना तो हो चुका है ना। जी सर। तब उसके आगे कदम रखो। अब जो हो चुका है, तुम पूरी अपनी जिंदगी लगा के जूझ के और कहो कि मैंने नया सिद्धांत निकला है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो आपने तो नया सिद्धांत निकाला है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, बाकी लोग कहेंगे पागल हो, ये तो न्यूटन इतने साल पहले कर चुके थे, अब इसके बाद तो फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, आज तो ये सिद्धांत हो चुका है, अब इसके आगे कोई बात नहीं, तुम तो वही खोज के ला रहे हो। मैं लोगों को कहता हूँ कि तुम कविता में तुम सोचते हो मैं बड़ी अद्भुत कविता लिख रहा हूँ, पढ़ते हो कविता, ठीक है, तुम वैसी कविता मत लिखो, लेकिन तुमको ये तो पता हो कि भाई कबीर क्या लिख चुके हैं, और निराला क्या लिख चुके हैं, और मुक्तिबोध क्या लिख चुके हैं, और अब आज के जो कवि हैं वो क्या लिख रहे हैं, और उसके हिसाब से उन सबको जानने के बाद तुम अपनी कविता बनाओ। लेकिन तुम किसी को भी जानते ही नहीं और कविता लिखना तुमने शुरू कर दिया, तो हो सकता है तुम कूड़ा लिख रहे हो, तुम्हें पता कैसे चलेगा, या तुम रिपीट कर रहे हो किसी दूसरे जैसी कविता लिख रहे हो। सर त्रिशा मैम बोल रही हैं कि आप जो बातें कर रहे हैं उनको पुरानी बातें याद आ गई आपकी बातें सुन के। त्रिशा कपूर। अच्छा। अरे वाह। तो सर मतलब ये तो बताइए ना कि मतलब जो चेंजेस आपने अभी महसूस किया वो क्या है, मतलब तो वो बात हाँ, ये एक चीज तो ये है कि जैसे कि उससे उनके पास परिस्थितियां बदली, उन नई परिस्थितियों में अभी जो यूथ है वो रास्ता निकाल नहीं पा रहा, वो जूझ रहा है। और इसलिए क्योंकि जो हमारे समय में हम ये बड़ी आसानी से कह सकते थे कि जो घर फूके आप नो चले हमारे साथ, कि थिएटर करना है तो थिएटर में कुछ मिलना नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, थिएटर आपको ये आनंद है, इसकी ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका ये इंडिविजुअल प्रेशर है, इसके लिए करना तो आइए, मिलना यहाँ कुछ नहीं है, ये हमारी इसलिए क्योंकि ना उस वक्त फिल्म की बहुत अपॉर्चुनिटीज थी, ना इतने सारे चैनल थे इतने। अब ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इसलिए तो समस्या पैदा हुई है ना। हमारे समय में तो हमको क्या जूझना पड़ा, हमारे सामने वो चैलेंजेस ही नहीं थे, तो जब वो चैलेंजेस वो ऑप्शन ही नहीं थे और हम सोचे हम बड़े त्यागी थे, अरे कुछ त्यागी नहीं थे, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थे। नहीं, वो लाइन बहुत क्लियर थी कि हमें इस लाइन में चलना है, अभी लाइन बहुत सारी है, तो वो लाइन भटकाती थी। हाँ, तो उसमें से रास्ता निकालना है। हम बड़ी आसानी से कहते हैं, मतलब हम लोग जो है नौकरी करते थे, हम LIC में नौकरी करते थे, यहाँ साथ करने वाले अनिल रस्तोगी जो है वो साइंटिस्ट, तपलियाल जी जो है वो रेडियो में नौकरी करते थे, जितने हमारे मेघदूत के जितने साथी थे सब कहीं ना कहीं नौकरियां करते थे और साथ में थिएटर करते थे, वो जुनून का थिएटर था। आज भी जुनून का थिएटर अगर जो है, जुनून ही है जो थिएटर को जिंदा रखे, रोजी रोटी तो है ही नहीं, तो केवल जुनून ही है वो जो थिएटर, इवन यंगस्टर्स का जुनून है जो तकलीफें उठाकर थिएटर करे, उनका जुनून है जो थिएटर को जिंदा रखे हुए, और वो करेंगे। थोड़ा दिक्कत हो रही है, थोड़ा रास्ता मिलने में मुश्किल हो रही है, लेकिन एक चीज ये भी है कि अब परिस्थितियां बदली हैं। अब हमारे सब लोगों के समय में ऐसी नौकरियां थी कि जहां आप 5 बजे फ्री हो जाते थे और उसके बाद आप अपने रात में देर तक थिएटर करिए,
क्या आज ऐसी नौकरियां हैं जहां से लोग 5 बजे फ्री हो जाएंगे? नहीं, मुश्किल है। आज वो क्या उसके बाद नौकरी बिजी, पेशा है? उसके बाद बिजी हो जाते हैं कोई और काम में, क्योंकि इतनी बहुत सारे कामों अब। में बिजी हो जाएंगे। हाँ, नौकरी नौकरी भी जो है पता नहीं कितने बजे तक, आपको आपको सोचेगा नहीं 8 बजे तक तो आपको, आज के मल्टीनेशनल्स यहाँ वहाँ जो लोग नौकरियां कर रहे हैं तो जी मतलब 10-10 बजे तक नहीं खाली होते हैं। जी तो वो थिएटर क्या करेंगे, और इतना थक जाएंगे, इतना हो जाएंगे कि उसका थिएटर करने लायक नहीं रह जाएंगे। तो इस तरह के अब तो इसलिए थिएटर तो जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो लोग करने के लिए आ रहे हैं, ये जूझेंगे और रास्ता निकलेगा। थिएटर बेहतर ही हो, ये सर, एक विश्वास क्वेश्चन है। आया है। सर, एक क्वेश्चन आया है। सर, एकलव्य की तरह थिएटर कैसे साध सकते हैं? ये ठाकुर अ, शुक्ला जी ने, उन्होंने पूछा है। अच्छा, अ, देखो थिएटर एक्चुअली कोई ये ज्यादातर लोग एकलव्य की तरह से थिएटर साधते हैं और कर लेते हैं, लेकिन थिएटर को करने के लिए ग्रुप जरूर चाहिए। गुरु हो ना हो, लेकिन एक समूह जरूर चाहिए, लोग मिलके थिएटर कर रहे हो। तो जी कभी कभी वो ग्रुप, वो लोग ही जो है वो आपको पता भी नहीं चलता और वो गुरु बन जाते हैं। जी तो इसलिए जब एक ग्रुप होगा जहां आप थिएटर कर रहे होंगे, करते करते वो घर में बैठ के थिएटर नहीं साधा जा सकता। क्या जी आप सोचें घर में अकेले बैठ के या अकेले में प्रैक्टिस करके मैं एक्टर बन जाऊंगा, अकेले में प्रैक्टिस करके, वो नहीं संभव है। जी अकेले में संभव नहीं। ग्रुप में एक कहीं ना कहीं किसी ग्रुप में शामिल होगा लोगों के, क्योंकि थिएटर तो इंटरएक्शन की वो है ना कि आप एक्शन रिएक्शन की चेन जब तक नहीं बनेगी, क्योंकि थिएटर में आप अपनी वजह से 10% करते हैं और आपकी जो हरकतें जो कुछ भी होती है उसमें 90% दूसरे की वजह से होती जी है। आपको क्रोध आया तो दूसरे की वजह से आया, जी प्यार आया तो दूसरे के ऊपर आया, नफरत हुई तो किसी दूसरे ने कुछ ऐसा किया जिससे नफरत हुई। तो दूसरे का होना वहां जरूरी है। और आप अकेले में सोचेंगे मैं नफरत की प्रैक्टिस कर लूं, मैं क्रोध की प्रैक्टिस कर लूं, वो सब बहुत बनावटी बनेगा। फिर वो वही है कि जी आपके पास कुछ फॉर्मूले बन जाएंगे और उन फॉर्मूलों से को आप फिट करेंगे तो वही जो मैकेनिकल एक्टिंग है फिर वो होने लगेगी। तो इसलिए सीधी सी बात, कोई भी थिएटर ग्रुप ज्वाइन करिए और वहां पर एक्टिंग करना मतलब ये है कि शुरू। मतलब शॉर्टकट ना अपना के आप थोड़ा टाइम दीजिए थिएटर को। टाइम देंगे तो वो भी आपका टिकेगा। बिल्कुल, और टाइम देना तो बहुत ही जो है जिसको कहना चाहिए कि थिएटर में जितना टाइम लोग म्यूजिक में देते हैं, अगर कोई जी आदमी म्यूजिक सीख रहा है तो वो जी अपने रियाज को पर डे कितना टाइम देता है, और कितने सालों बाद वो पब्लिक परफॉर्मेंस म्यूजिक की दे पाता है। डांस अगर कोई सीख रहा है तो कितने सालों बाद डांस की परफॉर्मेंस दे पाता है, और कितने घंटे रियाज करता है डांस का। जी क्या थिएटर वाला भी अगर इसको समझे, इस महत्व को समझे कि कितना, कितने लंबे समय तक कितना कितना टाइम देना है थिएटर को, कितनी गंभीरता से उसको करना है। अब जी ये एक्चुअली है क्या, ये हमारे टीवी सीरियल्स ने आदत खराब कर दी। जी और क्योंकि यहाँ तो जो ऑडिशन आते हैं तो ऑडिशन लेने आते हैं तो ऑडिशन उनको खाली चेहरा चाहिए। जी और वो मुझे तो बहुत खराब लगता है कि ऑडिशन के टाइम में वो कहते हैं देखिए एक्टिंग नहीं चाहिए हमको। हाँ, एक्टिंग नहीं चाहिए तो बुलाया क्यों है? हाँ, बस आप डायलॉग बोलिए, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अब तो एक्टिंग, इसका क्या मतलब, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं तो फिर हम लोग जितने सालों से जो थिएटर कर रहे हैं हमको क्यों बुलाया, सड़क से किसी को ले लो उठा के। जी अगर एक्टिंग ही नहीं करनी है तो आप किसी को ले लो। तो उस जी और उनको जहाँ एक्चुअली उनकी रिक्वायरमेंट से उनको वो एक्टिंग कराते नहीं है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, डायरेक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता एक्सप्लेन करने का, समझाने का, आपसे एक्टिंग कराने का टाइम नहीं होता। मिनटों में आपको एक दिन में या इतना एपिसोड इतने दिन में शूट करने हैं। ये एक प्रेशर भी रहता है, आर्थिक कारणों से वो प्रेशर रहता है, उसमें टाइम नहीं है।
तो जो एक्टर जिसको जिसमें जो मेरे दिमाग में करेक्टर है उससे उसकी सिमिलैरिटी जहां मिल जाती है, बस उस देखने में कुछ वैसा हो, बोलने का ढंग उसका कुछ वैसा हो, व्यवहार उसका कुछ वैसा हो, तो सिमिलैरिटी मिल जाती है, बस ठीक है यही मेरे लिए सूटेबल है, तो एक्टिंग की जरूरत ही नहीं लगी यहाँ। और थिएटर में हम लोग क्या करते हैं कि ये अपने स्वभाव में, अपने बर्ताव में, अपनी पर्सनैलिटी में तो ये ऐसा है। पीयूष मिश्रा को जी आ, 2 बार, एक बार हम रंजीत कपूर के साथ असिस्ट कर रहे थे, जी रंजीत कपूर को अमीर खुसरो सीरियल में, जी तो उस वक्त पीयूष मिश्रा एनएसडी से निकले थे, जी बहुत दुबला पतला, कद छोटा, जी मुबारक शाह किंग का रोल दिया, जी और अपनी, तो ये नहीं कि वो फिजिक वाइज अपनी हाइट की वजह से वो उस रोल के लिए सूटेबल था, ये जी मालूम था कि ये एक्टर जो है इस कैरेक्टर को मतलब अपनी अच्छा उससे बाहर ले जाएगा। उसका कोर्ट मार्शल देख लो, जी कर्नल जी सूरज सिंह का रोल पीयूष मिश्रा ने किया है, रंजीत कपूर ने डायरेक्ट किया जी जी उस, और उसकी हाइट, और जब वो स्टेज पे आता है, जब वो बोलता है, तो आप भूल जाते हैं कि इस एक्टर की हाइट कम है, जी आपको दिखता नहीं है कि उसकी हाइट नहीं दिखती है। तो जी यहाँ हमको मिलता जुलता, और सीरियल में क्या है, मिलता जुलता ढूंढ लाओ, कोई काम ना करना पड़े, तो और जिसको सेलेक्ट हो जाता है वो सोचता है कि मैं बड़ा अच्छा एक्टर हूँ इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो उसको भी गलतफहमी हो जाती है, वो सारी जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाती है। लेकिन पता चला कि वो तो उस रोल के लिए सूटेबल था इसलिए ले लिया गया, बाकी किसी रोल में ले, जब भी वैसा कोई सूटेबल मिलेगा तभी मिलेगा रोल, बिकॉज ऑफ बीइंग ए गुड एक्टर रोल नहीं मिला था और ना आगे मिलने वाला, तो ये जी गलतफहमी हो जाती जी जी है। तो कोशिश ये करनी सर चाहिए कि थिएटर को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, एक्टर अपने आप को एक बेहतर एक्टर बनाए। जी 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 सर, इतना समय, इतनी सारी चीजें गुजरी, अभी तक भी थिएटर को उतना कॉमर्शियल नहीं हो पाया है, खासतौर पे हमारे यूपी वाले एरिया में। तो मतलब आप उस बारे में क्या सोचते हैं कि कैसे कॉमर्शियल हो सकता है, कैसे उसको, क्योंकि अभी भी जैसे पैंडेमिक टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं है, चीजें नहीं, क्योंकि हम कॉमर्शियल नहीं बना पाए थिएटर को। तो आने वाले समय में ऐसा क्या करें कि वो कॉमर्शियल बने, लोगों को रोजगार मिल पाए उससे, तो ऐसा क्या सोच लोग डेवलप करें, मतलब कोई दिशा तो सोचनी चाहिए इसके बारे में। गोविंद, हमको तो ऐसा लगता है कि जी जो थिएटर विधा है जी इसकी, इसका जो अपना इनहेरेंट जो जी लिमिटेशन और या क्वालिटी, खूबी, जी लिमिटेशन भी है और खूबी भी है जी कि ये कॉमर्शियल नहीं बन सकता, जी बन ही नहीं सकता। इसकी जितनी भी हम कोशिश करेंगे तो या थिएटर को हम बिगाड़ देंगे और उसके बाद भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि मतलब मेरा ही मानना है कि थिएटर को अगर आप इस हिसाब से नापें कि थिएटर जैसे कोई भी आप इंडस्ट्री होती है ना, तो आप उसकी वायबिलिटी तो देखते हैं ना कि जी इसमें जमीन कितने की लगेगी, बिल्डिंग कितने की खड़ी होगी, और मटेरियल क्या होगा, लेबर की तनख्वाह कितनी होगी, और उसके बाद ये माल कितने में बिकेगा और उसमें से उसके बाद कितना प्रॉफिट होगा, ये तो आप इंडस्ट्री में देखते ही देखते हैं। तो जी अगर आप थिएटर में आप देखें तो हमको लगता है कि थिएटर की पर ऑडियंस कॉस्ट फिल्म की पर ऑडियंस कॉस्ट से कई गुना ज्यादा है। और अगर क्योंकि इसलिए क्योंकि थिएटर को देखने वाले, एक बार में थिएटर को देखने वाले, आप कहिए मैं 5,000 लोगों को दिखाऊंगा फिर वो थिएटर नहीं रह जाएगा। तो कम्युनिटी थिएटर है, कम्युनिटी टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ थिएटर है, नहीं ज्यादा नहीं, हम लोग। कह रहे हैं मान लो लोग भी आ जाए, 5,000 लोग बैठ के थिएटर देख रहे हो, तो फिर वो थिएटर, जिस थिएटर को हम, जिस आर्ट की, जिस थिएटर की बात करते हैं, जिस एक्टिंग की बात करते हैं, वो गायब हो जाएगी, फिर माइक से शोर पहुंचेगा खाली। जी आप जी अगर आप थिएटर दिखाना चाहते हैं लोगों को, चाहे आप मैदान में दिखाएं, चाहे किसी के कमरे में दिखाएं, 200-400 लोग से ज्यादा एक वक्त में थिएटर नहीं देख सकते जी आप। और हॉल में भी देखिए तो 200-400 लोग, मैक्सिमम 500 लोग मान लो जी देख सकते हैं। तो एक बार करने में हम सिर्फ 500 लोगों को दिखा सकते हैं। 2 बार अगर दूसरे 500 लोगों को दिखाना है तो हमको फिर से थिएटर करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा।
फिर तीसरे 500 को दिखाना है तो फिर से करना पड़ेगा। तो एक तरीके से जो मैन आवर्स इन्वॉल्व है, मैन आवर्स बहुत ज्यादा, जितनी संख्या बढ़ेगी तो उसमें मैन आवर्स, एक्टर्स और बैक स्टेज के लोग, इनको हर बार वो सारा काम करना जी एक बार में 500 ऑडियंस को दिखाने के लिए जितने मैन आवर्स लग रहे हैं, मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं उनके, और जितना सेट है, हॉल का किराया है, ये सब है, उसके हिसाब से आप पर ऑडियंस कॉस्ट निकाल के देखिए कि एक दर्शक के ऊपर कितना पैसा खर्च हो। जी वो पैसा इतना ज्यादा है कि अगर आप उस पैसे को दर्शक से वसूलेंगे तो हो सकता है, मतलब आज की तारीख में भी मिनिमम 500 रुपए पर दर्शक से कम पे तो आपकी कॉस्ट नहीं निकली। ये तो बिल्कुल ठीक से। तो आप कैलकुलेट करके हिसाब लगा के देखा जाए जी तो बिल्कुल। तो या तो हम ये और 500 रुपए, और अगर फिर हम अपने एक्टर्स को चाहते हैं ये कमर्शियल बन जाए, उनको अच्छी तनख्वाह मिले कि वो अपना परिवार का रोजी रोटी चला सके, तो कम से कम 1000 रुपए कॉस्ट टिकट की रखी जाए, तब आपका खर्चा भी निकल आएगा, आप अपने एक्टर्स को। तो कैसे कमर्शियल बनने की तो वायबिलिटी ही नहीं है। फिल्म में एक बार में ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन पर ऑडियंस कॉस्ट फिल्म की बहुत कम आती है। जी मतलब अगर 100 करोड़ की भी फिल्म बनी जी और 5 करोड़ लोगों ने देख ली, तो उसकी पर ऑडियंस कॉस्ट कितनी होगी? कुछ भी नहीं। और फिर बरसों तक देखी जाती रहेगी अलग अलग चैनल पे, अलग अलग भाषाओं में, फिर उसके गीत भी बिकेंगे, फिर ये भी बिकेगा, उसकी पर ऑडियंस कॉस्ट बहुत कम है। थिएटर महंगा माध्यम है, हम सोचते हैं फिल्म महंगा माध्यम है, थिएटर सस्ता है, थिएटर ज्यादा महंगा है फिल्म से। जी तो थिएटर जब ज्यादा महंगा है तो हम दर्शक से निकाल नहीं सकते, इसलिए कॉमर्शियल वायबिलिटी उसकी पॉसिबल ही नहीं है। इकोनॉमिक्स कहती है, सिंपल इकोनॉमिक्स कहती है कि थिएटर की कॉमर्शियल वायबिलिटी नहीं बन सकती। हाँ, आप टिकट लगा दीजिए, 100 रुपए लीजिए, आप सोचे, अब जैसे लोग कहते हैं हम टिकट लगा के थिएटर करते हैं, कितने का टिकट लगाते हैं? हम 100 रुपए का थिएटर लगाते हैं। कितने लोगों ने देखा? आज हमारी 300 की ऑडियंस आई थी, तो 100 रुपए के हिसाब से 300 की ऑडियंस में कितना आपके पास पैसा आ गया? फिर आप हॉल का किराया देख लीजिए, और सब देख लीजिए आप कितना एक्टर को पे कर पाएंगे, कहाँ से कॉमर्शियल बन जाएगा? कर ही नहीं सकते। सर तो लंदन अमेरिका की बात करें तो वहां तो थिएटर को कमर्शियल बना के करते हैं, तो उन्होंने थिएटर को कमर्शियल बना रखा है वहां। एक तो ये है कि वहां पर लोग शायद अफोर्ड कर सकते हैं बहुत महंगे टिकट। जी अब महंगे टिकट, और जो लोग महंगे टिकट अफोर्ड कर सकते हैं वही आते हैं थिएटर देखने के लिए। ये बिल्कुल एकदम, हम अपने शोज लेके विदेशों में गए हैं, हमारे जानने वाले इंडियंस परिचित, वो तक थिएटर देखने नहीं आते क्योंकि महंगा बहुत है। आप हमको घर पे खाने के लिए बुलाने के लिए आ गए कि अब आप लोग आए हुए हैं तो आज का डिनर आप हमारे साथ करिए, लेकिन नाटक देखने नहीं आएंगे क्योंकि महंगा बहुत है। हम पीना बाउश जी मशहूर कोरियोग्राफर है, हम जब जर्मनी में अपना एक थिएटर प्रोजेक्ट के लिए गए हुए थे, पीना बाउश का वहां शो था, और पूरी जो फ्रांस के, अमेरिका के, यहाँ के जो लोग आए हुए थे, वो सब लोग जो थे उत्साहित थे कि पीना बाउश को तो देखना ही देखना है। जी हम और हमारे साथ में मृदला भरद्वाज, मुझे कितने टिकट बुक कराने, कौन कौन बुक करेगा, सिर्फ हम 2 लोग थे जो हाथ नहीं उठा पाए थे क्योंकि टिकट इतना महंगा था। बाद में हुआ क्या हुआ, हमने कहा वी कैन नॉट अफोर्ड, तो उन्होंने फिर बाद में हमारे लिए पासेस का इंतजाम किया 2 लोगों के लिए, बाकी सबने टिकट खरीदे और हमने ऊपर। तो मतलब ये कि थिएटर वहां भी महंगा है, वहां भी जो लोग वेल टू डू हैं वो लोग ही देख पाते हैं। मतलब हम ये मान के चलें कि वहां बड़ा हर कॉमन मैन थिएटर देख रहा है, हर आदमी। सर वहाँ ज्यादातर क्योंकि टूरिज्म का सपोर्ट है, क्योंकि ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो आप इतने सारे ऑडिटोरियम्स हैं और हाउसफुल होते हैं। क्योंकि अभी जब मैं गया तो उसमें किसी हॉल में जाके देखना चाहो तो दो टिकट भी मुश्किल से मिलते थे कि नहीं जी हाउसफुल है, हाउसफुल है। 65 साल से कोई नाटक चल रहा है वो हाउसफुल है, आज के समय में भी जो 65 साल से चल रहा है, एक ही नाटक एक ही ऑडिटोरियम में हर दिन हाउसफुल है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक सोच बनाता है ना कि वो 65 साल से एक ही नाटक चलने के बाद भी हाउसफुल है,
तो क्या वजह है वो हाउसफुल है, वो कैसे अर्न कर लेते हैं पैसे को उसी नाटक से, उस काम से? उन्होंने ये थोड़ा सा और समझने की बात है, लेकिन ये है कि बाहर के देशों में थिएटर को गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है। जी सिर्फ ये है कि वो टिकट के भरोसे वो चल रहा हो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। और अगर टिकट के भरोसे चल रहा सर, मनीष है, भाई का कहना है कि मुंबई में, गुजरात में मराठी थिएटर फुल्ली कमर्शियल है, इवन हिंदी हिंदी भी है, पर कॉम्परेटिव हिंदी, मतलब हिंदी बिल्ड, मतलब महाराष्ट्र में, गुजरात में तो कमर्शियल ही करते हैं वो। जो करते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ नौटंकी भी जो थी वो कॉमर्शियल थी। नौटंकी कंपनियां, गुलाबाई की कंपनी थी या और कंपनियां थी, ये था। इवन जैसे कि उनका आसाम का जो थिएटर है, टूरिंग थिएटर, वो भी मोबाइल थिएटर, वो भी कॉमर्शियल है। इवन रतन थियम का ग्रुप 100% प्रोफेशनल ग्रुप है, जो अपने एक्टर्स को पूरा पेमेंट करते हैं जी। लेकिन ये मतलब हम लोग ये बात इसलिए क्यों कर रहे हैं? हम लोग ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेसिक रीजन तो यही है ना कि लोग फिल्म में क्यों जा रहे हैं, टेलीविजन में क्यों जा रहे हैं, थिएटर में ही अगर वो उनको ये सब मिलने लगे तो इसलिए तो बात कर रहे हैं ना, ये वाली बात। जी बिल्कुल बिल्कुल सही सर, है ना? तो क्या हम सोचते हैं कि इस तरह के थिएटर में वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल पाएगा जो फिल्म में या सीरियल में मिल रहा है? हाँ, मतलब हमें थिएटर का स्टैंडर्ड भी बढ़ाना पड़ेगा अगर हम उस तरह की उम्मीद करते हैं, तो वो बात करते हैं। तो इसको बाकायदा बैठ के इसकी एक इकोनॉमिक्स वर्कआउट करी जाए ना, कि कितना खर्चा आएगा पर शो में, कितना खर्चा आएगा, ऑडिटोरियम का किराया कितना आएगा, और कितने उसके दर्शक हमारे होंगे। अच्छा, और वहां ये भी कि एक दिन में कई शो भी होते हैं। जी जी बिल्कुल, वो कम समय के लिए 4 घंटे के लिए मिलते हैं, उसी में करना पड़ता है आपको शो, ये भी है। जी, तो ये इसके इकोनॉमिक्स को वर्कआउट करा जाए, मुझे लगता नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर इसको ज्यादा कोशिश की जाएगी इधर उधर से जोड़ घाट बैठाने की, तो होगा क्या, जो भविष्य में जो मुझे होता हुआ दिख रहा है कि शायद अगर कोशिश की गई तो क्या होगा। होगा ये कि बचपन में जब हम हमारे बचपन में टेरलिन और टेरिकॉट नहीं था। जी। हम लोग अंडरवियर भी पहनते थे, पजामा और शर्ट और कुर्ता तो छोड़ दो, अंडरवियर भी पहनते थे, वो भी कॉटन का पहनते थे। जी। हम लोग टेरलिन टेरिकॉट नहीं था। और हम लोग इसलिए क्योंकि हम लोग हमने बताया कि इकोनॉमिक कंडीशन हमारी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए हम कॉटन का अंडरवियर भी, पजामा भी, ये सब पहनते टेरिकॉट। फिर टेरिकॉट टेरलिन जब आया, तो टेरिकॉट टेरलिन जो है, पहली बार हाई स्कूल में जब मेरी फर्स्ट डिवीजन आई, तो मेरी बड़ी बहन ने मुझे एक टेरिकॉट की शर्ट गिफ्ट की थी। वो पहली टेरिकॉट की मेमोरी थी। तो बहुत, जिसको कहना चाहिए, टेरलिन टेरिकॉट बहुत कम लोगों तक अवेलेबल था। उसके बाद आज की तारीख में गरीब आदमी टेरलिन टेरिकॉट पहन रहा है, और कॉटन किसके पास पहुंच गया? कहते हम प्योर कॉटन पहनते हैं। ये कौन कहता है? और कितना महंगा प्योर कॉटन, कितना महंगा है, और एक अपर क्लास के पास पहुंच गया। यही हाल फिल्म और थिएटर में भी यही पैरेलल है। पहले फिल्म गरीब आदमी नहीं देखता था। गरीब आदमी को नौटंकी, तमाशा, ये वो, इस तरह के लाइव आर्ट्स ही, कठपुतली देख रहा है, ये सब लाइव आर्ट्स, जो जहाँ लाइव आर्ट्स देखने मिलती थी, जहाँ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व थी, फिल्म और ये वो नहीं था। अब टेक्नोलॉजी जो है जहाँ इन्वॉल्व है, यानी फिल्म तो आप मोबाइल पे देख लो, मुफ्त में देख लो, तो वो जन तक। और थिएटर कॉटन की तरह, थिएटर जो है वो सीमित होते 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 बिल्कुल सिर्फ अपर क्लास तक रह जाएगा, अगर हमने इसको बहुत, इसको लोगों की रोजी रोटी चल सके, कॉमर्शियल हो सके, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाए, तो फिर थिएटर, फिर अगर हम ये चाहते हैं कि हाँ थिएटर बहुत सीमित एक क्लास के लिए खाली हो, कोशिश करें। और अगर हम ये चाहते हैं, खैर देखो, हर तरह का थिएटर जिंदा रहेगा। एक वो थिएटर भी जिंदा रहेगा जो कॉमर्शियल बन जाएगा, एक वो थिएटर भी जिंदा रहेगा जो सिर्फ अपर क्लास के लिए होगा, एक वो थिएटर भी जिंदा रहेगा जो लोग अपने
पैशन की वजह से कर रहे हैं, कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो भी जिंदा रहेगा। लोक नाट्य भी जिंदा रहेगा। सारे तरह का थिएटर अपने अपने अलग अलग के, कुछ लोगों को जो रोजी रोटी बनानी है, कुछ करें नहीं मुझे इससे रोजी रोटी नहीं बनानी, दोनों जिंदा रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये सबको अपना अपना रास्ता चुनना है कि उन्हें क्या करना। कोई एक सिंगल तरह का थिएटर हो जाएगा कि ठीक है सिर्फ कॉमर्शियल थिएटर, या सिर्फ एमेटर थिएटर, या सिर्फ बादल सरकार, या सिर्फ इब्राहिम अलकाजी, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। जी सर, जी सर। एक ही समय में सब लोग एग्जिस्ट करेंगे, अलग अलग तरह का थिएटर एग्जिस्ट करेंगे। अब ये फिल्म एक्टर्स जो लोग काम करते हैं, लखनऊ में रेपर्टवा थिएटर फेस्टिवल होता है, जी जी, रेपर्टवा, जिसमें नसीरुद्दीन शाह का भी प्ले, सौरभ शुक्ला का भी प्ले, या इस तरह के प्लेस जो लोग फिल्म या सीरियल के सेलिब्रिटीज हैं, उनके नाटक होते हैं उस फेस्टिवल में हमेशा। और पैक्ड हाउस रहता है, टिकट की मारामारी रहती है, ऐसा लगता है कि, और सब लोग कहते हैं कि ऐसे नाटक आप क्यों नहीं करते। जी जी, तो उनको ये समझाना मुश्किल होता है कि उनसे बेहतर थिएटर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम फिल्म के सेलिब्रिटी नहीं है, इसलिए आप हमें देखने नहीं आते। हम जब नाटक करेंगे और आपको इनविटेशन कार्ड चाहिए, आप 500 रुपए खर्च करके नहीं आओगे। और दूसरी बात यह है कि वो जो थिएटर होता है, वो लखनऊ के थिएटर के ग्रुप के लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि अगर 7 दिन का वो समारोह 500 रुपए या 1000 रुपए टिकट में देखेंगे तो 7000 रुपए एक समारोह के लिए थिएटर करने वाला बीएनए का स्टूडेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जी तो जी, वो एक दूसरा क्लास है जो कभी थिएटर नहीं देखता, वो आता है वहां पर देखने के लिए, और वो ऑडियंस बन चुकी है बहुत बार। तो हमने कहा एक वो भी थिएटर जिंदा रहेगा, उसको वो खत्म तो नहीं हुआ, वो भी जिंदा रहेगा, वो लोग भी थिएटर देखेंगे। हम लोगों जैसा भी थिएटर होगा, बीएनए के अंदर जो थिएटर होता है वो भी होगा, सारे थिएटर एक साथ पैरेलल चलेगा सारा सारा मामला। मतलब कुछ नया, कुछ पुराना, कुछ और नया विकसित हो गया। जैसे अभी पैंडेमिक टाइम में अलग अलग तरह का थिएटर आया है, डिजिटल थिएटर आ गया कि लोग सिर्फ मोबाइल के सामने थिएटर करना शुरू कर दिए। तो नई नई चीजें बनती रहेंगी, चलती रहेंगी, दुनिया आगे बढ़ती रहेगी। ये तो है ही है। अभी ये जो इधर कोरोना पीरियड में ये जो मोबाइल ये वाला जो थिएटर हो रहा है, ऑनलाइन थिएटर इसको कहें हम, इसको हम कहते हैं कि थिएटर ऑन स्क्रीन, जी है ना। चाहे वो मोबाइल का स्क्रीन हो, चाहे लैपटॉप का स्क्रीन हो, चाहे टीवी का स्क्रीन हो, वो थिएटर मतलब वो ऑन स्क्रीन है। जी सर। अब मतलब दर्शक देख कहाँ रहा है, दर्शक देख तो स्क्रीन पे रहा है। जी, तो जब कोई चीज स्क्रीन पे देखी जा रही है, तो उस स्क्रीन पे देखे जाने की लैंग्वेज, उसका एक्टिंग स्टाइल, उसको शूट करने की लैंग्वेज, मतलब दर्शक ये हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो उसको एक बिल्कुल अलग ढंग से उसको डेवलप होना पड़ेगा। थिएटर ऑन स्क्रीन की लैंग्वेज डेवलप करनी पड़ेगी हमको, कि कैसे ये उतना ही इफेक्टिव रहे। उतना इफेक्टिव तो खैर नहीं हो सकता, डिफरेंटली इफेक्टिव हो सकता है। जो लाइव थिएटर है उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता, लेकिन डिफरेंटली इफेक्टिव हो सकता है, संभव है। डिफरेंटली इफेक्टिव होना संभव है। जैसे कि फिल्म क्या इफेक्टिव नहीं है, टीवी सीरियल्स क्या इफेक्टिव नहीं है। इतने अभी मैंने वो जो सीरियल देखा बंदिश बैंडिट, अभी अमेज़न पे है, बहुत अच्छा सीरियल है, बहुत अच्छा म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक और मॉडर्न म्यूजिक, उसके सवाल इश्यूज बहुत अच्छे हैं। तो उस तरह के सीरियल भी बन रहे हैं, तो क्या वो बेकार है? लेकिन वो एक लैंग्वेज डेवलप की गई है, उसकी एक लैंग्वेज है वो जो बनी है, उसकी एक्टिंग स्टाइल बनी है, उसकी लाइटिंग की स्टाइल बनी है, कि जो वहां पे बनी। तो हमको अगर थिएटर को ऑन स्क्रीन लाना है, तो हम सिर्फ खाली जैसे जैसे हम थिएटर करते हैं उसको हमने सामने मोबाइल कैमरे से या सिंपल कैमरा लगा के शूट कर लिया और उसको दिखा दिया, और उसको हम कहें कि ये थिएटर है। ये शुरुआत के लिए शुरुआत तो ऐसी ही होगी, लेकिन इसके बाद एक लैंग्वेज तो वो डेवलप होनी ही पड़ेगी। क्योंकि हम ये ना भूलें कि फिल्म की शुरुआत कैसे हुई। जब फिल्म की प्रॉपर सिनेमैटिक लैंग्वेज बनी नहीं थी, जो
अमेरिकन बर्थ ऑफ ए नेशन, इस तरह की जो फिल्म जो शुरुआत हो रही थी जहां कैमरा मूवमेंट आ रहा था, यानी कि उससे पहले क्या हो रहा था, फीचर फिल्म जिसको हम कहते हैं कि स्टेज पे नाटक की परफॉर्मेंस हो रही है और सामने कैमरा लगा के उसको शूट कर लिया गया और उसी को हम फिल्म कहते थे। तो क्या हम फिर से उस युग में पहुंचना चाहते हैं जहां फिल्म बिल्कुल शुरुआती दिनों में थी कि सामने हमने कर दिया और सामने कैमरा लगा के शूट कर दिया, तो शुरुआती दिन हो जाएंगे ना फिल्म। अब फिल्म उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब क्या हुआ, स्टेज पे जो फिल्म हो रही थी, जैसे ये स्टेज है और यहाँ पर परफॉर्मेंस हो रही है, अब क्या हुआ कि सिनेमेटिक लैंग्वेज बनी कैसे, कैमरा जो है दर्शक यहाँ बैठा था और कैमरा ही दर्शक है। जब कैमरे को परफॉर्मेंस के भीतर घुसेड़ दिया गया, जब कैमरा एक्टर्स के इर्द गिर्द ऊपर नीचे यहाँ वहां सब जगह, यानी दर्शक घूमने लगा, दर्शक मंच के बीच, घटनाक्रम के बीच में दर्शक घुस आया। नाटक में क्या होता है, दर्शक सामने होता है, यहाँ दर्शक जो है वो घटनाक्रम जो घटित हो रहा है उसके बीच में घुसा जा रहा है, उसमें कहीं पे भी जाके वो देख सकता है उस घटना को, और उसकी एक लैंग्वेज डेवलप हुई है। तो हम उस लैंग्वेज, तो और वो स्क्रीन पे है, तो अगर हम उस लैंग्वेज को नहीं जानेंगे कि वो कौन सी लैंग्वेज है और हम सामने रख के सिर्फ सिंपली शूट कर लेंगे नाटक को, तो उतना प्रभावी नहीं हुआ। फिर हमको लोग देखेंगे कि भाई ठीक है, दोस्त का नाटक है, चलो देख लो, अपने लोगों ने काम किया इसलिए देख लो, लेकिन आनंद, वो आनंद जो उनको फिल्म में आता है, वो आनंद जो उनको थिएटर में आता है, वो आनंद जो उनको अच्छे टेलीविजन सीरीज देखने में आता है, टेलीप्ले देखने में आता है, वो आनंद इस थिएटर में नहीं आएगा। वो एक दया भाव से, नहीं थिएटर अच्छी चीज होती है, इनको सपोर्ट करना चाहिए, नहीं ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमको लोग दया भाव से सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ सहानुभूति रख के उनको देखते रहे। तो हमें डेवलप करना पड़ेगा अपनी विधि। सर बहुत टाइम दिया आपने, 1.5 घंटे हो गए सर, थैंक यू सर। मतलब मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है कि मतलब आपसे बात में बंद करूं, मतलब मन कर रहा है बात करता ही जाऊं, क्योंकि इतना अच्छा लगा है सर। हाँ, नहीं बात करने में जब शेयरिंग होने लगती है तो शेयर करने वाले को भी मजा आना शुरू हो जाता है, और वाकई में 1.5 घंटा बीत गया, ये जब तुमने कहा तो याद आया कि 1.5 घंटा बीत गया। तो सर तो हम नेक्स्ट टाइम, जी हाँ, जी सर। मतलब इस पे जो ये फेसबुक पे लाइव जा रहा है जी, जो लोग भी इसको देख रहे होंगे, चूंकि यहाँ हम लोग दूसरे एप्लीकेशन पे बात कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं देख पा रहा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और कौन कौन लोग क्या कमेंट कर रहे हैं या कौन क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं। जितने लोग भी हैं, सब रंगकर्मी लोग, रंग प्रेमी लोग, मित्र लोग, सभी को नमस्कार कर सकते हैं और धन्यवाद दे सकते हैं कि वो, मतलब उनके साथ मैं अपनी बातों को शेयर कर रहा था। जी थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला सर मुझे, और कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगे थे इम्पोर्टेंट है तो मैंने आपसे पूछे भी सर, क्योंकि बातों के बीच में सबका नाम बोलना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो फ्लो टूट जाता है, तो मैंने कहा बीच में बोलता रहूंगा तो फ्लो टूटता रहेगा, इसलिए मैंने जो क्वेश्चन लगे कि इम्पोर्टेंट है पूछने चाहिए मुझे, तो मैंने वो पूछे सर आपसे। और हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, मजा आया सर, मुझे स्पेशली मजा आया, आज फिर मेरी क्लास हुई इसमें मैंने बहुत कुछ जाना। चलो थैंक यू गोविंद, तुमने जो है इसको ऑर्गेनाइज किया, थैंक यू वेरी मच।